आज आपको यकीन तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यकीन कर लीजिए। हमें भी बड़ा मुश्किल से यकीन हो रहा है कि सैटरडे के दिन इस तरह के मार्केट के अंदर हमको बैठना पड़ा और साथ ही साथ आपको भी अपने साथ हम जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन इसकी भरपाई ना एक्सचेंजेस ने रात को एक मेल डाल के कर दी है कि ठीक है आज आप आ जाओ, आप एक काम करना 22 तारीख को जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आप उसके अंदर अच्छे से एंजॉय करना। तो एक किस्म से देखा जाए तो कहते हैं ना, हारी हुई बाजी एकाएक हमने जीत भी ली। तो आज के दिन थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी मेहनत, शनिवार को सुबह सुबह उठना। मैं आपको बताऊं प्रियंका, मेरा तो आज अलार्म ही नहीं बजा क्योंकि मैंने तो सोमवार से शुक्रवार तक का अलार्म लगा के रखता हूं, तो शनिवार को थोड़ा रेस्ट करना होता है, मैं अलार्म ही नहीं लगाता। तो आज मेरा अलार्म ही नहीं बजा और आप मानेंगे मैं बस भाग दौड़ के आया, आधा डाटा देखा, आधा भागा, आधा धागा, ऐसा कुछ हुआ है आज तो मेरे साथ। खैर एनी हाउ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ज़्यादातर लोग जो आज सुबह सुबह उठ के टीवी स्क्रीन को देख रहे होंगे उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। आज सुबह जिनका आलू के पराठे खाने का मन होगा थोड़ा रुक के खाइएगा, पहले हम आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रख दें फिर आप देखिएगा। खैर वो सारी की सारी चीज़ें हम विंडो में काट के लेके आते हैं, 4-5 अहम ट्रिगर्स होते हैं, पहले वही स्क्रीन पे लेके आते हैं और उसके फिर सिलसिलेवार तरीके से ग्लोबल मार्केट्स भी है। और दो बड़े नंबर्स ना कल बाजार बंद होने के बाद आए, एक ठीक बंद होने बाद ही HUL आ गया और बाद में शाम को रिलायंस भी आया। इन दोनों का असर भी आज कितना होगा ये तो देखना होगा, लेकिन ये असर ज़रूर छोड़ेगा, इसमें आप कोई शंका ना रखिएगा। खैर ग्लोबल मार्केट से देखें तो तेज़ी ही थी, डाउ करीब 400 अंक बढ़ा। अच्छा है कि आपको छुट्टी वाले दिन आपको काम करना पड़ रहा है क्योंकि ये तेज़ी हो सकता है आपको प्राइस एक्शन में दिखे। पहले स्पेशल सेशन था जिसमें 5% के सर्किट लगे हुए थे, अब इस सेशन को हटा के स्पेशल सेशन न करके फुल फ्लैश सेशन कर दिया गया। तो रिलायंस का अनुमान के मुताबिक ही नंबर रहा और HUL की कमज़ोर नतीजे, ये दूसरा अहम ट्रिगर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा ICICI बैंक, कोटक बैंक, IDFC फर्स्ट के भी नतीजे आज ही होंगे। तो एक दो बड़े नंबर्स रिलायंस और HUL आ चुके हैं, दो बड़े नंबर आने बाकी हैं आज, ICICI कोटक और इसके अलावा IDFC फर्स्ट भी होगा। साथ ही साथ सोमवार को शेयर बाजार बंद होंगे, जैसे हमने आपको एक खुशखबरी भी सुना दी, और लेकिन MCX में 5 बजे से ट्रेडिंग वापस से शुरू होगी। खैर हम आगे बढ़ें, जरा ग्लोबल मार्केट्स का एक चेक ले लेते हैं। आज हमारे साथ क्योंकि आज सैटरडे है ना, बहुत सारी चीज़ें दाएँ बाएँ होगी एकाएक ही, और एक पहले तो हम कभी अजय से पूछते थे, कभी प्रियंका से पूछते थे, आज हमने अपने पूजा को अपने साथ जोड़ा है और ज़रा उनसे पूछते हैं ग्लोबल मार्केट्स के अंदर क्या हो रहा है, फिर सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। पूजा, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैटरडे। बताइए ग्लोबल मार्केट के संकेत क्या है? गुड डे टू यू टू। और जैसा कि आपने कहा, अच्छी बात यह है कि मंडे को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन वो दिन हम अच्छे से एंजॉय करेंगे, इसलिए आज थोड़ी मेहनत कर लेते हैं और आज नतीजों का भी एक्शन रहेगा। ग्लोबल मार्केट से भी आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो भी काफ़ी मजबूत हैं, तो बिल्कुल उसका भी असर आज हम भारतीय बाजारों पर देखेंगे। डाउ जोन्स कल 1% चला, S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। ये चीज़ें इस वजह से भी देखी गई क्योंकि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस भी हमने देखे, वहाँ पर जो भी नतीजे आए कल वो काफ़ी अच्छे थे, जिसका कि असर हमने कल ग्लोबल मार्केट्स में देखा। और इसके अलावा कुछ नेगेटिव खबर नहीं थी, वो भी एक अच्छी बात थी, जिसके चलते कल अमेरिकी बाजार संभलते हुए नजर आए और ना कि सिर्फ संभले बल्कि अच्छी मजबूती वहां पर देखने को मिली है। S&P 500 की हम बात कर रहे थे, 1% से ज़्यादा की तेज़ी थी वहां पर। जनवरी 2022 में लास्ट अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, अब उसके बाद ये आज के फिगर्स आए हैं। कल के दिन कंपनी इंडेक्स ने अपने रिकॉर्ड लेवल्स छुए हैं और अगर निचले स्तरों से बात करें जो मार्च 2020 में लगे थे, वहां से लेकर अब तक 35% की तेजी S&P 500 दिखा चुका है। यही नहीं, कल डाउ जोन्स और नैस्डैक में भी हमने अच्छी तेजी देखी। टेक शेयरों में जो तेजी थी वो कल भी बरकरार थी और इसके अलावा डाउ जोन्स में भी करीब 400 अंकों की तेज़ी हमने देखी। जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि नतीजे कल काफ़ी अच्छे आए। कुछ कंपनियों के, इंश्योरेंस कंपनी ट्रैवलर्स के नतीजे आने के बाद स्टॉक में 7% की तेज़ी दिखी है। स्लम्बर्जर में 2% की तेज़ी। एली फाइनेंशियल्स के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए, अनुमान से बेहतर आउटलुक, और उसके बाद 10% तक की तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिली। सेमीकंडक्टर्स, AI के शेयरों में भी हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं और टेक शेयर तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स थे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, अच्छे नतीजों के दम पर कल हमने बाजार में तेजी देखी और ज्यादा कुछ नेगेटिव न्यूज, कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक आंकड़े नहीं आने थे कल, तो उसके चलते हमने देखा
कि बाजार में एक रैली नजर आई है। यूरोप के बाजार थोड़े कमजोर थे। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां से जो डेटा है, वहां पर जापान में महंगाई जून 2022 के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, तो ये एक डेटा वहां पर आया। अन्य संकेत पर नजर डालेंगे तो बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट भी कल सपाट थे। बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में स्थिर कारोबार देखने को मिला। हालांकि बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4% के ऊपर है, लेकिन सोना कल सपाट कारोबार कर रहा था और कच्चा तेल भी दायरे में ही ट्रेड कर रहा था। तो कल भी क्योंकि कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, नतीजों का असर था, जिसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों से भी आज अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ग्लोबल मार्केट से नेट भले ही इंडिकेटर्स थोड़े बॉन्ड यील्ड और साथ ही डॉलर इंडेक्स इंच्ड अप हों, लेकिन मार्केट्स रैली करी हैं और ये एक सपोर्ट साइन मिल रहा है हमें। शुक्रिया पूजा, ये ग्लोबल संकेत बताने के लिए। अब एक डोमेस्टिक मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कल डोमेस्टिक मार्केट्स में एक अच्छा लास्ट आवर में रिबाउंड दिखा और इनफैक्ट बड़े सपोर्ट लेवल्स बने, लेकिन एफआईज की अब भी एक सेल्फ फिगर है। सिर्फ 3 दिन की बात करें तो लगभग 24,000 करोड़ की सेलिंग एफआईज ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार डीआईएस का एक्शन भी डिम्पी के साथ डिस्कस कर रहे थे। डिम्पी थोड़ा सा हैवी वेट्स पे से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, हालांकि पार्टिसिपेशन दूसरे सेक्टर से आ रही थी, पर थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो था। एफआईज की फिगर कल भी सेल्फ फिगर ही थी। और क्या की हाइलाइट्स देखे आपने? देखिए, एफआईज का रोल ना इस समय आके थोड़ा सा आपके पक्ष में ना बल्कि विपक्ष में आ गया। वो एक्चुअली इसलिए विपक्ष में आया क्योंकि इससे पहले वो काफ़ी हद तक अपने सेचुरेशन पॉइंट पे आके खड़े हुए थे, जिसको हम 65 से लेकर 70% की रेंज के कहते थे। इसलिए अगर आप एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर कहीं भी दिखाओगे तभी एफआईज टिकेगा, नहीं तो एफआईज को एक बहाना भी चाहिए हो सकता है या उनकी अपनी रीडिंग भी हो सकती है कि उनको धीरे धीरे करके बाजार से निकलना था। कल आप देखें, कल फिर से उनकी लॉन्ग पोजीशंस और घटी हैं और वो माइनॉरिटी में ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले वो 66% लॉन्ग हुआ करते थे, घट के सीधा 54 हुए, फिर 49 हुए, अब और भी कम हो गए हैं। एक पॉइंट अभी आपने और उठाया कि इस समय एफआईज का पोजीशनिंग, ऑप्शंस वगैरह इन सब चीज़ों पे कैसे चल रही है, तो मैं आपको एक जरा आपको स्क्रीन पे है यही वाला डाटा दिखाइएगा जरा। आप देखेंगे करीब 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हमको होती हुई दिखी है 19 तारीख की डाटा की। हाँ, तो उसमें कैश के अंदर ही, लेकिन ऑप्शंस के अंदर अब बिकवाली रुक गई है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि ऑप्शंस के अंदर बिकवाली रुकी है। मार्केट को बेस बनाने के लिए ऑप्शंस के अंदर सेलिंग रोकना बहुत जरूरी होता है। क्यों होगा ऑप्शंस के अंदर सेलिंग रोकना बहुत जरूरी? वो इसलिए क्योंकि ऑप्शन से एफआईज टिपिकली हेज करते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को पक्का, अपने रेजिस्टेंस को पक्का कर लेते हैं, ऊपर जाने ही नहीं देंगे, कैप कर देंगे आपको। ठीक है ना? तो ये एक अच्छा साइन मेरे को कल के मार्केट में डाटा में दिखा। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करा देता हूँ, जरा एक बार आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्क्रीन पे रखिएगा, ये डाटा को हटाइए। आप देखेंगे कल ना बैंक निफ्टी ने अपनी सारी बढ़त को खोया है, सारी बढ़त को, और बकायदा 12 पॉइंट लाल निशान में जाके बंद हुआ था। चार्ट ही ले आइए बैंक निफ्टी का, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन निफ्टी ने अपनी सारी बढ़त को नहीं खोया और वो लाल निशान में जाके बंद नहीं हुआ। ये आप देख पा रहे हैं, तो फ्यूचर्स है बकायदा। ठीक है, यहाँ पे आपको हल्की सी अनवाइंडिंग भी दिख रही होगी, -1.62% का ओवाई शेडिंग हुई है। बैंक निफ्टी ही डिसाइड करेगा कि आप वीक हो कि आप स्ट्रांग हो। ये बात प्रियंका मैंने 2-3 दिन पहले भी बताई थी, आज फिर बता देता हूं। बैंक निफ्टी ने कल आपका मूड बिगाड़ा नहीं, कल बैंक निफ्टी ने एक सूचना दी है कि अभी आप इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप जोरदार पुल बैक के अंदर पार्टिसिपेट करो। ये बात हम चिल्लाते चला के बोल रहे हैं आपके सामने कि मार्केट अभी इतना पुल बैक स्ट्रांगली नहीं आएगा। वो पहले अपना बेस तो बनाए। जिस तरह का फॉल एचडीएफसी के साथ हुआ, वन डे एपिसोड नहीं है, वो वीकली और मंथली एपिसोड है। तो पहले वो तो नीचे करे उस चीज को। दूसरा, आप एक बार जरा आप निफ्टी का ही इसी तरह वाली प्लेट लेके आई, तो जरा मैं निफ्टी का पॉइंट आपको और क्लियर कर दूं। निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ, लेकिन निफ्टी ड्यू टू रिलायंस, ड्यू टू आईटी, ड्यू टू सम अदर स्टॉक्स, वो आपको बने हुए अच्छे से। ये आप देखिए 0.74% और 0.69% है ऊपर। इसका लॉन्ग हुआ है, उसका अनवाइंड हुआ है। एक ही देश है, एक ही देश के दोनों इंडाइसिस है, एक ही मार्केट है, लेकिन एक बिल्कुल अलग सूचना दे रहा है, एक आपको बिल्कुल अलग सूचना दे रहा है। मैं इन दोनों को अगर क्लब कर दूं, फ्यूज कर दूं, तो मेरे को अभी भी कंफ्यूजन नजर आ रही है। और मैं ये डाटा के बेसिस पर ही बोल रहा हूं, अपना कोई एनालिसिस नहीं होता मेरा, कि अभी भी आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, अपने चार्ट आपको दिखा देता हूँ, फिर हम आज के मेहमानों से जुड़ना शुरू कर जाएंगे। आपको हमने एक निफ्टी का चार्ट दिखाया था और बताया भी था बाकायदा ड्रॉ करके कि यहाँ पे अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे करके आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। और वो चार्ट से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि उस जगह पर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये 20 डे की एवरेज है,
हमने ब्रेक की थी गैप के साथ, उस दिन के गैप को फिर हमने फिल करके इसकी आसपास आके टिक गए हैं। अब अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। और ये नीचे 50 दिन की एवरेज, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। रिवर्सल तो एथिकली यहीं से ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये नीचे से भी रिवर्सल आता है तो आप इस गैप का फ़ायदा उठाइएगा तब इस पोजीशंस को प्लस करने का। फिलहाल जब तक इस लाइन के ऊपर है ना, तो आपको भी फिलहाल ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक पॉसिबिलिटी रखें कि पुल बैक आएगा। ये पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, बट पुल बैक आ सकता है। आज आपको फिर से गैप मिल रहा है, लेकिन आज फ़ायदा और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा ये है कि गैप मिल रहा है, नुकसान ये है कि सैटरडे है, लोग अवेयर नहीं है, लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी, लोग छुट्टी पे हैं। लोग हमारी तरह कंपलसरी नहीं आएंगे, उनका अपना ऑप्शनल है, वो आए नहीं आए नहीं आए, हो सकता है 3 दिन के लंबी एक्सटेंडेड छुट्टी पे भी चले जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज बाजार ठंडा भी रहेगा, नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, बहुत फ़ायदा भी नहीं देगा, एक रेंज में काम करेगा। इस रेंज को आप एंजॉय कीजिए। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो कल वाला ही है, अगर आप स्क्रीन पर दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। कल वाला रेजिस्टेंस और कल वाला ही सपोर्ट है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, सेम निफ्टी का और सेम बैंक निफ्टी का जस का तस बना हुआ है। प्रियंका, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए होंगे, आप एक बार जरा उन मेहमानों के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाइए और फिर आगे बढ़ाते कार्यक्रम को। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ गए। सोनी से तो मेरे को ही पूछना था सवाल, इसलिए मैंने प्रियंका को 1 मिनट के लिए रोक लिया। सोनी से मेरे को ही सवाल पूछना है, और जय पटेल भी हैं और मितेश पंचाल भी हैं। एक बार जरा स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए। आज स्क्रीन पे देख के काफ़ी सारे लोगों को ऐसा फील ही नहीं हो रहा होगा कि आज सैटरडे है। जय पटेल, आपको फील हो रहा है आज सैटरडे है? मेरे को तो खैर सुबह सुबह एक झटका लगा जोर का, मेरा तो अलार्म ही नहीं बजा और मैं लेट हो गया। बहुत अच्छे से लगा डिम्पी जी, आज सैटरडे है क्योंकि पूरी ऑफिस खाली, पूरा बिल्डिंग खाली है, सिर्फ हम ही। अभी मैं भी पूरे ऑफिस में अकेला ही हूँ, सो काफी सैटरडे की काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। हाँ नहीं, ये बात तो है। देखिए, कई फ़ायदे भी होते हैं कि नुकसान भी होते हैं। सैटरडे आओगे, आपको पार्किंग की झंझट नहीं है, आपको सड़कें खाली मिलेंगी। आप मानोगे जिस जगह जिस ट्रैफिक से मैं आता हूँ, मेरे को आने में करीब पौना घंटा लगता है ऑफिस पहुँचने में। आज मैं, आप मानेंगे, मैं 25 मिनट में पहुँच गया, इतनी खाली थी सड़कें। तो मेरे को तो सड़कों से भी फील हो रहा था कि आज मैं कुछ आज सही कर रहा हूँ, कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बट एनी हाउ, जो भी था। सोनी, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मितेश, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोनी, मेरे को ध्यान है परसों आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे 12 बजे के, तब हम ये चाह रहे थे कि एक पुल बैक का ट्रेड आए, लेकिन आपने हमको तब भी कॉशियस किया था कि नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चरली उतना मजबूत हिस्सा बना नहीं है जिसका फ़ायदा ज़ोरदार तरीके से उठाया जाए। उस बात को, और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, इस बात में करीब 48 घंटे हो चुके हैं। कुछ बदलाव हुआ है कि आपका स्टांस वही का वही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को अभी अवॉइड करो? जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड सारे दर्शकों को। अभी हम देखेंगे, अगर 2 दिन में जो एक्चुअली एक अच्छा मूवमेंट हुआ है वो है 21,300 का एक क्रूशियल सपोर्ट उसने होल्ड किया है। उसके पीछे एक रैशनल है जो कि मैंने एनालाइज किया है। दिसंबर 21 को जब निफ्टी ब्रेक किया था, 21,000 के नीचे भी गई थी, वहां से एक जो पुल बैक इमीडिएटली आई थी रिकवरी, और क्लोज किया था 21,250 के ऊपर। उसके नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डेज में हमने देखा है कि 21,300 का एक बेस बना हुआ था, क्योंकि वो ही एक पहला लेवल था जब एक फॉल के बाद जहां पे पुट राइटिंग शुरुआत हुई थी। सो 2 दिन पहले जो हमने एक सडनली एक कैप डाउन के थ्रू एक फॉल देखा था, वहां से जो निफ्टी बाउंस किया है वो भी 21,300 के लेवल के आसपास से ही बाउंस किया है। सो इसका मतलब कि ऑप्शंस चेन पे जो पेन पॉइंट है वो 21,300 है, और वहीं पे बुल्स और बेयर्स दोनों कोशिश करेंगे उसको ब्रेक करने के लिए। अभी के लिए हमने देखा है कि वो काफी अच्छे से बाउंस किया है और वहां से 300 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो यानी कि पुट राइटर्स काफी अग्रेसिव होने वाले हैं वो लेवल को डिफेंड करने के लिए, और जब तक 21,300 के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए निफ्टी में। ऊपर में रेजिस्टेंसेस है, 21,800 पे अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, 22,000 पे है, बट मोस्ट लाइकली थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट धीरे धीरे ब्रेक भी कर सकता है रेजिस्टेंस को। मोस्ट लाइकली आज भी कर सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखेंगे तो निफ्टी का स्ट्रक्चर टेक्निकली और ऑप्शंस चेन में बेटर है देन बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे एक एक उम्मीद बनी रहेगी कि पुल बैक रिकवर हो सकता है, दोबारा 22,000 भी टेस्ट होता है, जब तक 21,300 को ब्रेक नहीं करता है तब तक। ओके, ऑल राइट, ठीक है। मॉर्निंग सोनी, ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन इंडेक्स पर रही। अब एक बार आज के ट्रेड्स, स्पेसिफिक ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। जय पटेल और मितेश पंचाल दोनों हैं हमारे साथ। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मितेश, क्विकली बताएं आज आपके ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी।
बेसिकली सॉरी, पीएसयू बैंक्स में हमारा स्टांस बहुत ही पॉजिटिव पहले से ही रहा है और हमें लग रहा है कि अभी पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एक क्रूशियल जोन में एंटर हो रहा है। इट्स अ क्लियर ट्रेंड रिवर्सल। तो पंजाब नेशनल बैंक खरीदने की सलाह रहेगी 102 के ऊपर। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा 95 का। पहला टारगेट रहेगा 115, दूसरा टारगेट रहेगा 120। पीएनबी में 100 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेनेबल है और हमें लग रहा है कि पीएनबी बैंक अगले 1 से 3 महीने में एक्सेप्शनली सरप्राइज करेगा। दूसरा है एमसीएक्स। अगर आप एमसीएक्स का चार्ट देखो तो 3150 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो मेंटेन किया है स्टॉक्स ने। और विद इन द करेक्शन जोन ऑल्सो वहां पे एक लोअर लेवल्स के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। तो एमसीएक्स खरीदने की सलाह रहेगी 3201 के ऊपर। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 3150 और टारगेट रहेगा 3250। ठीक है। जय, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है आज की? सो गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग डीपी जी। सो पहला जो पिक रहेगा वो NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस पर रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी बजट में काफी फोकस रहेगा। जो गवर्नमेंट ने जो एक्सीडेंट विक्टिम्स को इंश्योरेंस की बात की थी वो में भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, और जो इंश्योरेंस कंपनीज वहां पर एक पॉसिबिलिटी होगी कि इंश्योरेंस कंपनी पर ज्यादा फोकस रहेगा। सो यहाँ से कल के दिन में ये स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, प्लस RSI के ऊपर से काफी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। सपोर्ट लेवल अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज को लेके ये स्टॉक ने अपसाइड दिखाया। मुझे लग रहा है वापस से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो लेवल पर ये स्टॉक जा सकता है। तो 261 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को हम ले सकते हैं। 233 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा। सो NICL वुड बी माय फर्स्ट पिक एंड सेकंड पिक वुड बी गुजरात फ्लोरोकेम। जस्ट अ सेकंड। सो गुजरात फ्लोरोकेम की बात करें तो कल के दिन में ये स्टॉक ने पिछले 2 दिनों से एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है ऊपर के साइड में। अभी देखें तो ये स्टॉक काफी एक वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। 34 डे मूविंग एवरेज को काफी बार सपोर्ट लेके ये स्टॉक अपसाइड दिखाया, और मुझे लग रहा है यहाँ से एक थोड़ा मूवमेंट आ सकता है 5 to 6% का। 3910 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को हम ले सकते हैं, और 3600 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। MACD की तरफ से और RSI की तरफ से पॉजिटिव डाइवर्जेंस की कगार पर है, एज पर है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आज के दिन में भी दिख सकता है, या फिर ट्यूसडे के दिन में ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता ठीक है, गुजरात फ्लोरो आपकी लिस्ट में आ गया सर। न्यू इंडिया एश्योरेंस आपकी लिस्ट के अंदर है। दोनों ही यूनिक शेयर है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। ठीक है, फ्लोरोसेंट के वाले केमिकल्स वाले शेयर्स जो हैं वो हो रहे हैं मार्केट में नोटिस, बट वो दोनों अलग अलग ट्रेड हैं। नवीन फ्लोरो नाम की कंपनी है, गुजरात फ्लोरो का एक कॉम्पिटिशन है उसके अंदर। नवीन फ्लोरो का स्ट्रक्चर देखेंगे आपको लगेगा कि इसको खरीदे ही नहीं, और गुजरात फ्लोरो का आपको स्ट्रक्चर देख के लगेगा आप इसको छोड़े ही नहीं। तो एक ही सेगमेंट के दो अलग अलग कंपनीज हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रही है, एक ही जैसा केमिकल्स है, लेकिन दोनों का फ़र्क आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये गुजरात फ्लोरो पे आपको ध्यान रखना, नवीन को छोड़ना है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस आपका लिस्ट में। एक काम करते हैं, सोनी से भी जरा उनके सौदे पकड़ लेते हैं। सोनी जी बताएं आपके ट्रेड कौन से? जी, मेरा पहला ट्रेड है पीएनबी में। पीएनबी में एक टेक्निकल ब्रेकआउट, जैसे कि मितेश जी जस्ट अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है। एडिशनल एक डेटा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि 100 की कॉल में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट थे, जहां पे उसको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिवली पोजिशन थे। कल के दौर में जब पीएनबी 100 के ऊपर सस्टेन किया, क्लोज भी दिया है, वो एक बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कल अनबाइंडिंग होते हुए नजर आई है। यानी कि जो भी कॉल राइटर्स होंगे वो अपने पोजीशंस को एग्जिट किए हैं। सो यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली पीएनबी में देखने को मिल सकता है। सो करंट लेवल से आप खरीद सकते हैं 99 स्टॉप लॉस के लिए और 108 टारगेट के लिए। तो ये रहा पहला पिक। दूसरा पिक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी सिमिलर फॉर्मेशन है, काफी अच्छा एक कल ब्रेकआउट दिया है, 480 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ऑप्शन चेन में सिमिलर स्ट्रक्चर है। बीपीसीएल के 480 के कॉल में बहुत अग्रेसिव राइटिंग हो रही थी काफी दिन से, इसलिए वो 480 पे स्ट्रगल कर रहा था। बट कल के डे में वो उसके ऊपर क्रॉस किया है, क्लोज भी दिया है, और वहां पे जितने कॉल राइटर्स थे पोजीशन एग्जिट कर चुके हैं। सो वहां पे ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग नजर आई है। सो यहाँ पे बीपीसीएल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है टेक्निकली और ऑप्शंस चेन में भी। सो टारगेट है 510 और स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 468।
ऑल मार्केटिंग काउंटर्स में भी बीपीसीएल, इनफैक्ट सारे ऑल मार्केटिंग काउंटर्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग अबाउट था और फर्दर अपसाइड आपको दिखती है बीपीसीएल भी और साथ ही पीएनबी, सोनी की ये दो पिक्स हैं, बाय साइड के ट्रेड्स हैं। एक बार सारे एक्सपर्ट्स के दोबारा से ट्रेड्स ले आते हैं। 106 107 के टारगेट्स के लिए आप पीएनबी में खरीदारी करें। जय पटेल के टारगेट्स भी लेकर आते हैं, उनको गुजरात फ्लूरो में उनको आज अपसाइड दिखता है। आप गुजरात फ्लूरो में 3910 के टारगेट्स और साथ ही दूसरी कॉल जो उनकी रहेगी, दूसरी कॉल भी लेकर आते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस पर उनकी दूसरी कॉल रहेगी, 261 का टारगेट रहेगा। मितेश पंचाल के भी ट्रेड्स लेकर आते हैं। पीएनबी मितेश को भी पीएनबी पसंद आ रहा है, ठीक है। तो पीएसयू मिड कैप पीएसयू बैंक्स जो ज्यादा वीक नहीं भी हुए थे, पीएनबी थोड़ा साइडवेज हुआ था लेकिन अब उसमें एक बाउंस बैक दिख रहा है और साथ ही एमसीएक्स 3300 का टारगेट। चलिए, ये तो हो गए सारे आज के ट्रेडिंग बेट्स। अब एक बार सारी बड़ी क्रूशियल अर्निंग्स को, ऑफ कोर्स क्रूशियल अर्निंग्स में रिलायंस, इसे हम सेपरेटली अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे और कौन से की नंबर्स आए हैं, प्लस कहाँ कहाँ खबरों का एक्शन है, ये सब शरद हमें बताएंगे। शरद, मॉर्निंग थोड़ी सी खबरें तो ऑफ कोर्स आज कम होंगी, अर्निंग्स जो रेगुलर शेड्यूल थी वो तो होंगी, क्योंकि ये तो बड़ा अनसर्टन सा और सडन सा ये आज का सेशन है। क्या क्या खबरें आज सारी बताएं। जी बिल्कुल प्रियंका, एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए भी एक सरप्राइज था और सुबह उठ के जो है हमने जो है जल्दी से सारे इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ फ्लो सबको जो है आपके लिए लाए हैं। ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे भी बात कर लेते, ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है, एंड ऑफ कोर्स हम लोग अलग से HUL और रिलायंस डिस्कस करेंगे। लेकिन RBL बैंक जस्ट मार्केट आवर्स बंद होने के पहले ही, जस्ट 1 मिनट पहले रिजल्ट्स आए थे, तो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए RBL बैंक के। बट ऑफ कोर्स थोड़ी सेलिंग प्रेशर जो थी हमने देखे थे 2 से 3 सेशंस में। सिगाची इंडस्ट्रीज स्मॉल कैप कंपनी है 2300 करोड़ की, लेकिन आप कह सकते हैं फार्मा बेस्ड कंपनी, उनके नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। मार्जिन्स में भी जो है एक अच्छी उछाल देखने मिली और आगे जाते हुए इंपॉर्टेंट गाइडेंस कंपनी ने कहा है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स रहेगी जिसमें यील्ड ज़्यादा है उस पर वो फोकस करेंगे और मार्जिन पे जो अच्छी ग्रोथ आउटलुक है। ऑफ कोर्स कहें तो रेवेन्यू 60% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। पेटीएम के नतीजे जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं और जो लॉसेज हैं उनकी उसमें भी जो गिरावट देखने मिली है और सिक्वेंशली जो है पहले 300 करोड़ के लगभग लॉसेज था, अब 220 करोड़ का आ गया है। तो एक टाइप से पॉजिटिव जो है नंबर्स सिगाची और पेटीएम में देखने मिले हैं और RBL बैंक में इनलाइन रहे हैं। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं जो फोकस में रहेंगे। जी की क्लैरिफिकेशन आई थी मार्केट आवर्स के बाद, उन्होंने कहा है कि वो अवेयर नहीं है कि सोनी की कोई बोर्ड मीट चल रही है जहाँ पे मर्जर की डिस्कशंस हो रही है और अब कंपनी जो है जी का स्टांस है कि वो अभी भी कमिटेड हैं सोनी के मर्जर के साथ। अल्ट्रा सीमेंट का जो है कॉन कॉल हुआ था की टेकअवेज में कैपेक्स गाइडेंस 9000 करोड़ का रखा है वित्त साल 2024 और 25 के लिए। और इम्पॉर्टेंटली जो केशोराम मर्जर है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 1 अप्रैल 2024 को हो जाएगा। टाटा स्टील का भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। सबसे पहला आया है कि कंपनी जो है प्लान कर रही है कि अपने दो लॉस मेकिंग ब्लास्ट फर्नेसेस है यूके में, उनको वो बंद कर दें और एक अलग से 1.25 बिलियन पाउंड की एक इन्वेस्टमेंट जो है इलेक्ट्रिक आर्क जो फर्नेस टेक्नोलॉजी है उस पे करने वाली है। अब ये पोर्ट टालबोट में होगा। तो बेसिकली एक रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट आया यूके के मार्केट के लिए। प्रताप स्नैक्स एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो थी न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही थी कि वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत हो रही है कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म अपनी स्टेक की जो बिकवाली कर सकते हैं और हल्दीराम ले सकते हैं। लेकिन प्रताप स्नैक्स अभी क्लैरिफाई किए हैं कि कोई नेगोशिएशंस हल्दीराम्स के साथ नहीं चल रही है स्टेक सेल को लेके। आखिर में शिल्पा मेडिकेयर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी जो है इम्पॉर्टेंट लंग कैंसर ड्रग को जो है लॉन्च करेंगी US मार्केट्स में आपकी पहले तिमाही कैलेंडर ईयर 2024 में। ठीक है, डन। ये सारे कुछ खबरों वाले शेयर्स, कुछ अर्निंग्स भी आपको बता दी हैं अच्छे से। शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका सारी की सारी डिटेल्स देने के लिए। पहले एक काम करते हैं, 2 बड़े नंबर्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो आज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन कितना होगा उसको लेकर मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है कई बार कि आज का सेशन क्योंकि एकदम से हुआ है और रात को ही इन्फॉर्म हुआ है सभी को, तो क्या पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा उस पर डाउट है। लेकिन फिर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे एक बार अपनी स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं सभी फ्रंट पर कैसे कैसे रहे। इसमें ना मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, वो हमने आपको पहले बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा स्लम्प आएगा, वो आया, 1% आपको यहाँ पे गिरता हुआ दिखा। आय में भी थोड़ा प्रेशर आना था, वो भी आया। लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इस पूरे रिजल्ट्स में वो थे मार्जिन्स। कंपनी ने मार्जिन्स अच्छे दिखाए हैं, एक बार आप जरा दिखा सकते हैं। हालांकि हमारा अपना अनुमान था कि मार्जिन्स भी श्रिंक होके आएंगे, बट कंपनी के मार्जिन्स इंक्रीज होके आए और 17.7 से करीब 18% के आसपास आए। कई बार क्या होता है ना, बहुत छोटी सी चीज़ आपके बहुत बड़े बड़े नंबर्स पे भारी पड़ जाती है
मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्जिन ही और कुछ जियो का बिजनेस भी, क्योंकि जियो के मार्जिन भी ना एज इट इज़ ही रहे हैं, सेम रहे हैं, उसके आरपू में भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया। तो जियो का नंबर तो आप ऐसा समझिए कि बिल्कुल सपाट था, लेकिन जो नॉन जियो वाला था जिसमें इनका केमिकल्स बिजनेस था, पेट्रोलियम बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, टेलीकॉम का बिजनेस अंदर, अब उसको हटा दूंगा 1 मिनट के लिए मैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे ना तो कंसोलिडेटेड एफर्ट्स दिखा। मैंने इनकी ना मार्केट के बाद की आई हुई कमेंट्री को भी पढ़ा, मेरे को ऐसा लगा कि ये रिटेल सेगमेंट में जो ये कर रहे हैं ना ये बहुत अच्छा हो रहा है, ना केवल फुटफॉल अच्छा बढ़ रहा है बल्कि अलग अलग सेगमेंट में भी ग्रोथ दिख रही है। ये रिटेल वाला सेगमेंट इनके लिए काफ़ी काम आ सकता है। मोटा मोटी मैं बोल सकता हूँ सारे प्लस और माइनस करने के बाद रिलायंस ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा आपको। ये फ़ायदा कितना देगा अभी तो थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि आज मेरे को पार्टिसिपेशन वाला हिस्सा थोड़ा सा लग रहा है कि आज कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये शेयर टिपिकली इंस्टीट्यूशन से चलेगा, इतना भारी शेयर रिटेल नहीं चला सकता। हाँ 20-50 रुपये का शेयर होता तो रिटेल की पार्टिसिपेशन इसको तोड़ देती, लेकिन शेयर बड़ा है, कैपिटल बड़ी है, फ्लोज बड़े हैं, तो इसमें फंड्स का आज एक्टिव होना, इंस्टीट्यूशंस का आज एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एक काम करते हैं, ज़रा टेक्निकल सेटअप चेक करवा लेते हैं, उसके बाद जब हमारे साथ फंडा मेहमान जुड़ेंगे तो एक बार उनसे भी हम व्यू पॉइंट आपके सामने रखवाएंगे। सोनी एक बार आप इसको ज़रा चेक करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। नंबर्स में मेरे को बहुत ज़्यादा खराबी तो नहीं दिखी। जी डिम्पी जी, रिलायंस में हम देखेंगे तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो पिछले हफ्ते जब वो 2650 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, और दूसरा लेवल है कि 2700 पे, जहां पे काफी अच्छी की ओपन इंटरेस्ट एडिशंस हो रखी है, उसके नीचे भी नहीं गया है। सो इन दिस एंटायर वॉलेटाइल मार्केट में भी वो 2700 के नीचे गया नहीं। सो काफी दो इंपॉर्टेंट अहम सपोर्ट है रिलायंस के, 2700 और 2650। इस रेंज में आपको बाउंस बैक जरूर मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एक शॉर्ट कवरिंग आपको तभी नजर आ सकती है जब वो 2740 के ऊपर आज अगर निकालता है तो इमीडिएटली आपको मोस्ट लाइकली 2800 तक नजर आएगा। 2800 पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। अगर 2800 को क्रॉस कर पाता है, वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट और आपको नजर आएगा। वहां से आप देख सकते हैं 2840, 2880 एक पोजिशनल रेंज में जा सकता है। सो काफी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट लाइकली ये ट्रांचेस में चलेंगे। एक डिप आपको अगर नजर आता है, बेहतरीन होगा वो डिप को खरीदे, 2650 स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और ऊपर में 2740 का पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 2800 पे बुक कीजिए। 2800 पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, मोटा मोटी आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है रिजल्ट से आज 1% तक ये गैप के साथ खुल जाए। मान लीजिए कोई डिप आता है, किसी वजह से डिप आता है तो ठीक है ना, क्योंकि सबके नंबर इनलाइन बताए जा रहे हैं और मार्केट इनलाइन नंबर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं करता, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन पे खड़े थे हम। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि 2800 और 2840 के ऊपर जाने के चांसेस भी कम है। तो एक तो दोनों चीज़ आपने क्लियर कर दिया, अगर डिप मिले तो बॉट करना है, ऊपर जाए तो 2800 के आसपास आके निकाल भी देना है। कुल मिला के मैं इसकी रेंज करीब 100 से 125 पॉइंट की मानता हूँ। ये पोस्ट रिजल्ट और प्री रिजल्ट भी ऐसे ही कर रहा था, तो पोस्ट रिजल्ट भी ऐसे ही करेगा। नीचे पे डिप आए बॉट कर लेना है, ऊपर जाए तो सेल भी कर देना है। सेम रेंज में ही स्टॉक रहना चाहता है, ऐसा रिजल्ट से और सोनी के एनालिसिस से तो क्लियर हो रहा है। एक काम करें, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी जुड़वा लेते हैं बैक टू बैक, ताकि क्लियर हो जाए रिलायंस के बारे में भी। और वमाक्षी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं। वमाक्षी एक काम कीजिए, पहले जरा रिलायंस की ही रिपोर्ट से शुरू कीजिए और ज़रा बताइए इस समय की क्या सिचुएशन है, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम रिलायंस के साथ ही। हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कंपनी के नतीजों को के बाद, और इनफैक्ट उनका कहना है कि इन लाइन क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल का जो कारोबार है ये अनुमान से कमज़ोर आया है, मगर ऑयल एंड गैस का कारोबार अनुमान से मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किया है। जियो और रिलायंस रिटेल के जो नंबर्स है वो अनुमान के मुताबिक आए हैं। ओवरऑल बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड नज़र आ रहा है, और इसी के चलते सिटी ने रिलायंस को डाउनग्रेड किया है। खरीदारी की राय से न्यूट्रल की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2910 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा HUL भी हमारे रेडार पर रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अर्बन डिमांड रूरल डिमांड से बेहतर नजर आ रही है, और प्रीमियम सेगमेंट मास सेगमेंट से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि वीक है 2% पर, प्राइसिंग नेगेटिव हो गई थी Q3 में, और Q4 से भी यही उम्मीद की जा रही है। ओवरऑल इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने HUL पर अपनी इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 2464 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है।
इसके अलावा अल्ट्राटेक अगला स्टॉक रहेगा हमारी रेडार पर। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि वॉल्यूम आउटलुक Q3 के बाद को देखकर उन्होंने अपने एस्टिमेट्स FY25 और 26 के लिए घटाए हैं। सीजनैलिटी और दूसरे फैक्टर्स के चलते वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट ज़रूर नजर आया था Q3 में, मगर डिमांड ट्रेंड्स के मुताबिक प्राइसिंग भी वैसे मूव हो रही है। तो ओवरऑल बैंक ऑफ अमेरिका ने अल्ट्राटेक पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। पॉलीकैब ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा है और सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि कंपनी का जो केबल एंड वायर बिजनेस है उसमें ग्रोथ काफ़ी मजबूत नजर आई थी। FMEG बिजनेस हालांकि थोड़ा सा वीक रहा था। BS एंड वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी हेल्दी है और Q4 से बेहतर उम्मीद की जा रही है। तो ओवरऑल सिटी की तरफ से खरीदारी की जा रही है पॉलीकैब पर। इसके अलावा RBL बैंक भी फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि PPOP यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा है। वन टाइम AIF रिलेटेड कंटिजेंसी प्रोविजंस के चलते मुनाफा कंपनी का अनुमान से कमज़ोर है। एसेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत है और ओवरऑल लोन ग्रोथ का एक्सेलरेशन भी नजर आ रहा है रिटेल लोन्स के चलते। ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने RBL बैंक पर अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर CLSA का कहना है कि Q3 नंबर्स अनुमान के मुताबिक आए हैं। ग्रोथ जो मजबूत है कंपनी की वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है वैल्यूएशंस में। वॉल्यूम गाइडेंस कंपनी ने मेंटेन की है और कैपेसिटी एक्सपेंशन के चलते ग्रोथ दिख सकती है। तो ओवरऑल CLSA की तरफ से सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर बिकवाली की राय, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। मस्टेक अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। मक्वारी का कहना है कि ऑर्डर बुकिंग्स रिकॉर्ड लेवल पर है। EBIT मार्जिन फ्रंट पर कंपनी ने बीट रिपोर्ट की है और ओवरऑल मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17 से 19% EBITDA मार्जिन रेंज में ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मक्वारी की तरफ से मस्टेक पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार। और आखिर में हम फोकस करेंगे CESC पर। इन्वेस्टेक का कहना है कि अर्निंग्स इंपैक्ट हुए हैं करीब 10% तक, मगर लार्जली उनके अनुमान के मुताबिक आए हैं। स्टैंड अलोन हल्दिया और धरीवाल की जो ऑपरेशंस है यहाँ पर अंडर परफॉर्म जरूर नजर आया है, मगर थोड़ा सा पोटेंशियल अपसाइड इन्हें नजर आता है REC प्रोजेक्ट्स की तरफ से। तो ओवरऑल इन्वेस्टेक ने CESC पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। ऑलराइट, थैंक्स वेरी मच वमाक्षी। इंटरेस्टिंग काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं और क्रूशियल रिपोर्ट्स हैं, इन्हें एक एक कर डिस्कस करते हैं। रिलायंस पर रिपोर्ट आई है, HUL पर और साथ ही पॉलीकैब पर। सारी रिपोर्ट्स को एक एक कर डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये सब एक साथ कंपाइल करके लाने के लिए। अब हमारे साथ बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए विवेक कारपा भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग विवेक, प्लेजर टू हैव यू। शॉर्ट नोटिस पर आपने अग्री किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। HUL के नंबर्स में एक्चुअली बहुत हद तक बाजार इस बात के लिए प्रिपेयर्ड था, सिर्फ ग्रीन शूट्स की ही बात हो रही है, क्योंकि अभी भी रूरल रिकवरी इज लिटिल फार फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, और वही बात फिर से रिट्रिएट होती हुई आपको ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स में भी दिख रही है और क्या नंबर्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो प्राइस भी आज रिएक्शन दे सकता है। प्रियंका जी, जय श्री राम सबको। जय श्री राम जी। राम जी ने आज मार्केट खुलवा दिया, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, जो HUL के नंबर्स देखो तो रेवेन्यू फ्लैट है, EBITDA फ्लैट है और मार्जिन्स फ्लैट है। मतलब पॉजिटिव इसमें अभी तक कुछ नहीं है। और जो ग्रीन शूट्स की आप बात कर रहे हो, वो मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर आपको दिखेगा, जो मार्च क्वार्टर में रिजल्ट्स आएंगे तब दिखेगा, क्योंकि इलेक्शन का फीवर भी रहेगा और काफी कंजम्पशन रूरल साइड में बढ़ता है। तो आज के नतीजों के बाद हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत दिखे और आगे चल के मतलब पिछले क्वार्टर में जो इनपुट कॉस्ट्स थे वो घटे हैं, फिर भी अगर रेवेन्यू फ्लैट आया है तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहेगा HUL के स्टॉक के लिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर तो नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन आज दिखा सकता है। स्टॉक रिएक्ट कर सकता है, लेकिन बहुत हद तक ये फैक्टर इन भी है कि अभी रूरल रिकवरी दिख नहीं रही है। तो देखते हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट स्टॉक पर आज खुलने के बाद होता है। लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं और पॉलीकैब पे भी सिटी की, क्योंकि फंडामेंटली तो ऑफकोर्स कोई दिक्कत ही नहीं थी। टारगेट 6276 का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू कितने हद तक प्राइस्ड इन है, वो अभी उस पर कितना हैंगओवर स्टॉक पर आगे आने वाले समय में रह सकता है, इट इज डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट। लेकिन जिस फंडामेंटल रिपोर्ट पर इस टारगेट प्राइस को 6276 का टारगेट दिया और ये जो एक नीचे से बाउंस अच्छा दिखा रहा है, मिथिलेश आपका सिस्टम और मेथड क्या कह रहा है? ये एक मौका था जब 30-32% टूट गया था स्टॉक, जिन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया होगा नीचे के लेवल्स पर। देखिए प्रियंका जी, इट इज टू अर्ली टू से अबाउट दिस, क्योंकि जो बार बना है वीकली चार्ट के ऊपर फॉर द वीक एंडिंग 12th of January 2024, उसने बहुत ही स्ट्रक्चर को गंदा कर दिया है, इन द सेंस दैट के नाउ द स्टॉक मे आई एट अ लेवल क्लोज टू 2700 और 3000। तो हमें नहीं लग रहा है कि एज ऑफ नाउ इट इज एडवाइजेबल टू गेट इनटू द स्टॉक। अभी खरीदारी करने का बिल्कुल ही सोचना नहीं है। दो चीज है,
अगर आपके पास है तो यू कैन होल्ड इट, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है कि अभी अगर आप बेचोगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपका अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। और ट्रेंड रिवर्सल की बात करूं तो जहां से स्टॉक पिछला था 5469, जो 12 जनवरी का हाई था, जब तक इसके ऊपर बंद नहीं आता तब तक इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बाय। तो द स्टेटस क्यू रिमेन्स द सेम। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नई खरीदारी यहाँ पे मत कीजिए, और डेफिनेटली शॉर्ट के चांसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि जो आपने बोला वो लास्ट वीक में जो रिवर्सल आया है वो शायद रिवर्सल और भी ज्यादा देर तक चल सकता है। लेकिन दिस इज अ स्टॉक विच इज अ सेल ऑन राइज नाउ अनलेस एंड अनटिल इट विल फॉर्म द बॉटम। तो हमें लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन अभी नहीं होगा, एडवाइजेबल टू वेट एंड वॉच। ठीक है, अभी वेट एंड वॉच भी करना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद का रिएक्शन भी थोड़ा थोड़ा इसने देना शुरू किया है, लेकिन उस रिएक्शन में भी मेरे को ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं लगा। अभी वो इनकम टैक्स वाली बात भी पूरी तरह से क्लियर हुई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा रुक जाना चाहिए किसी भी शेयर में। मेरा तो फिर से एक मानना है, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वहाँ हाथ ही मत मारो ना, जहाँ पे क्लैरिटी हो वहाँ पे हाथ मारो। क्या पेटीएम में वो क्लैरिटी आ रही है? वो हम पेटीएम इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि पेटीएम में ना आप कुछ नहीं देखते, आप एक ही चीज़ सुनना चाहते हो। अगर मैं किसी से पूछूं ना कि पेटीएम के बारे में आप क्या चाहते हो कि वो पेटीएम कर दे, तो सामने वाला एक ही लाइन बोलेगा, यार अपना लॉस कम करते, बस किसी तरह से लॉस कम कर दे, प्रॉफिट में दिखा दे कंपनी को। उसको ये नहीं पता कि बिज़नेस कितना बड़ा है, क्या बड़ा है, मार्जिन्स क्या है, कुछ नहीं है, उसको सिर्फ लॉस से लेना देना है। और ये जो घाटे वाली फिगर है ना जिस पर रेड एरो नीचे जा रही है, एक्चुअली यही काम का है। आपका जो लॉस हुआ है वो 292 करोड़ से कम हुआ है 222 करोड़। एरो डाउन की है क्योंकि घाटा ही है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रक्चरली ऐसे डेवलप हुआ है। लेकिन ये है बहुत काम की। अगर ऊपर मुनाफा लिखा हुआ था ना तो बेकार हो जाता, लेकिन ये मैथ्स के अकॉर्डिंग आप देखो तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो रहा है ना, तो ये घाटा आपका कम हो गया तो और अच्छी बात है। तो 292 से 222 करोड़ का आया है घाटा। विवेक जी, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ क्या? पेटीएम में लोग कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ जानना नहीं चाहते, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपने लॉस को कम करे। एक नॉच, एक हिस्सा उसने कम करके इस बार क्वार्टर में दिखाया है। जरा बताइए, सामने इनके खड़ी है इनकी धर्म संकट, जो आरबीआई ने कहा है कि आप छोटे टिकट साइज के लोन कम बांटो, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, और सामने खड़ा है इनका लॉस जिसको ये कम कर रहे हैं। इस धर्म युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे ये? शॉर्ट टर्म में क्या हुआ था, बाजार ने बहुत नेगेटिव लिया इस आरबीआई के सर्कुलर को, और देखा कि अगर स्मॉल टिकट लोन्स अगर कम होता है तो कंपनी पे इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट अब धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आगे चल के देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्मॉल टिकट लोन्स होते हैं उसमें रिकवरी कॉस्ट और वगैरह आप मोटा मोटी नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसमें कम होता है। तो इस बार अगर आप रिजल्ट्स में भी देखो तो जो पोस्ट पेड लोन्स है उसमें करीबन 17% का मतलब कटौती आई है, वो इसके चलते हुए आई है। और आगे चल के आप अगर देखो तो मर्चेंट बैंक जो लोन है, मर्चेंट लोन्स है, उसमें बढ़ोतरी है, पर्सनल लोन्स में बढ़ोतरी है। इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने करीबन 6% का स्पाइक दिखाया है। तो ओवरऑल बाकी सारे सिलेंडर्स है, इंजन जो भी बोलो आप, यहाँ पे अच्छी तरह फायर कर रहे हैं। तो इसके कारण लो से इतना रिकवरी आया है स्टॉक में। और अगर ये घाटा इसी ट्रेंड पे चलता है तो मुझे लगता है कि 4 क्वार्टर के बाद हो सकता है कि कंपनी ऑलमोस्ट ब्लैक में आ जाए। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रहा है। और जो फिनटेक कंपनीज में है सबसे पॉजिटिव मुझे पेटीएम ही लग रही है, क्योंकि बाकी फिनटेक्स में इतनी स्ट्रेंथ अभी भी नहीं दिख रही है। ठीक है, डन। सर, मैंने ना आपसे ना रिलायंस के बारे में नहीं व्यू लिया, मैंने अभी ना टेक्निकल व्यू तो ले लिया, और हमने जितना एनालिसिस कर सकते थे अपनी बुद्धि से वो हमने एनालिसिस करके बताया कि हमको तो नंबर मिक्स्ड लगे हैं। 2-3 सेगमेंट अच्छे, 2-3 सेगमेंट खराब, कुल मिला के डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट वाला ऐसा लग रहा है। और मेरे को लगता नहीं कि आज रिलायंस बहुत ज़्यादा हेल्प या बहुत ज़्यादा नुकसान बाजार को पहुंचाएगा। विवेक सर, एक बार ज़रा आपका एनालिसिस भी मैं सुनना चाहता हूँ रिलायंस पे, क्योंकि आज ना 2 ही शेयर धुरी बनाने का काम करेंगे। फर्स्ट HUL, जिसके बारे में ऑलरेडी आप बता चुके हो, सेकंड रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सोनी ने कहा है कि 100 रुपये की रेंज में रहेगा, 2700 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, 2800 पार नहीं करेगा। मुझे लगता है कि एक ही रेंज में रहेगा, क्योंकि क्या है कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अनुसार, मतलब बीट नहीं किया है कंपनी ने।
और दूसरी चीज, आप अगर इसमें 2700 करीबन 31 रुपए चल रहा है, इसमें अगर आप जियो का प्राइस आज का ऐड कर दो तो करीबन ये स्टॉक 3000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब एक जो टारगेट हम लोग पहले बात किया करते थे कि जब रिलायंस 2400 में था कि 3000 जाएगा, वो टारगेट एक्चुअली अचीव हो गया है। अब आप अगर और भी इसमें देखो तो एक पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि जो Q3 23 का जो मार्जिन था वो करीबन 16% था, फिर Q2 24 का करीबन 17%, इस बार 18 पॉइंट समथिंग आया। तो ये जो मार्जिन इंप्रूवमेंट में एक ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। और अगर रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स का रिजल्ट ब्रेकअप अगर इंडिविजुअली देखो तो वो स्ट्रांग ही लग रहा है। आरपू में इंक्रीज नहीं दिखा है, करीबन 181 182 के बीच में है, वो सेम टू सेम चल रहा है। और रिलायंस रिटेल काफी स्ट्रांग चल रहा है। तो आगे चल के देखिए, वैल्यू अनलॉकिंग पे डिपेंड करेगा कि कंपनी क्या अनाउंस करती है। एक तो जियो प्लेटफॉर्म्स का आप समझ लीजिए अलग से लिस्टिंग, रिलायंस रिटेल का लिस्टिंग, ये दो ट्रिगर बहुत बड़ा हो सकता है। और एक बहुत मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि जो ऑयल रिफाइनिंग मार्जिन्स है वहां पे मार पड़ेगी, लेकिन अच्छे ऑयल डिमांड के चलते हुए वहां पे भी ठीक ठाक रिजल्ट्स आए और पॉलिस्टर मतलब पॉलीमर्स बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर, टाइट रेंज के अंदर रह सकता है। नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। और आगे चल के इन जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल पे अगर कुछ भी न्यूज आती है तो स्टॉक एक्चुअली आउट परफॉर्म कर सकता है। और एक और चीज, जो अभी गुजरात में समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें कंपनी ने अनाउंस किया कि ग्रीन एनर्जी में करीबन 1 लाख करोड़ ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये ग्रीन एनर्जी का भी आगे चल के क्या होने वाला है वो टू अर्ली टू से, लेकिन दैट वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है इस पे। ठीक है सर, आपका भी व्यू ले लिया। फंडा टेक हमने खुद से अपना जो पढ़ सकते थे पढ़ के आपके सामने रखा, रिपोर्ट्स भी आपके सामने बता दी। रिपोर्ट भी तो यही कह रही है न्यूट्रल स्टांस, और बाकायदा उन्होंने अपने टारगेट्स को, स्टांस को तो न्यूट्रल कर दिया बाय से, लेकिन टारगेट को 2600 से बढ़ाकर 2900 कर दिया। तो क्या मतलब समझोगे आप कि बाय से न्यूट्रल वाला वो ज़्यादा ठीक है कि 2600 से 2900 सीटी नहीं कर दिया वो ज़्यादा ठीक है? तो हर जगह पर आप देखोगे ना, रिलायंस अपने आप को ऐसे ही मैनेज कर रहा है कि नंबर्स भी ठीक मिक्स्ड आए हैं, टेक्निकल वाला भी यही बता रहा है, फंडा वाला भी यही बता रहा है, रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं, हमारा अपना एनालिसिस रिसर्च का भी यही बता रहा है मोटा मोटी। तो इट्स अ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स। आज मेरे को लगता नहीं कि रिलायंस बहुत बड़ा कुछ चमत्कार करेगा फॉल या गिरावट बढ़त में, लेकिन फिर भी इस पे हम ज़रूर फोकस ज़रूर ज़्यादा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करना बाकी हैं, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं क्योंकि अल्ट्राटेक के भी कल नंबर्स थे और इनफैक्ट नंबर्स के बाद एक कॉन कॉल का मैनेजमेंट की कॉन कॉल के कुछ टेकअवेज भी हैं हमारे पास। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने, विवेक से मैं स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगी। विवेक, क्लियरली उन्होंने कहा कि Q3 में मार्जिनली डिमांड तो इम्पैक्ट है, लेकिन अब डिमांड दिसंबर से पिकअप भी हुई है। तो क्या मतलब अगला क्वार्टर यानी Q4 को जो नंबर्स आएंगे वो बेहतर होंगे? पहली बात, इंडस्ट्री ग्रोथ की भी उन्होंने बात की, अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की भी उन्होंने बात की जो 85% पर इजीली अचीव कर सकते हैं Q4 के लिए। साथ ही अपने नेट डेट की भी बात की और कैश फ्लो इंप्रूव की भी बात की। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें अल्ट्राटेक सीमेंट पर इस वक्त, क्योंकि मार्केट लीडर तो है ही, लेकिन क्या इंडिकेशन आ रहे हैं कि Q4 के नंबर्स बेहतर हो सकता है? सीमेंट, पूरे सीमेंट, जब एक लीडर बोल रहा है तो ऑफ कोर्स क्या पूरे स्पेस के लिए भी एक पॉजिटिव आउटलुक हो जाएगा अगले क्वार्टर के लिए? प्रियंका, देखिए पहले तो जो पिछले क्वार्टर, मतलब इस जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है, इसमें इतने कोई खास नहीं रिजल्ट था, क्योंकि एक तो मॉनसून खत्म होके फिर ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन था, फिर भी पिकअप नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखो तो इनका जो इंडिया ऑपरेशंस है, मतलब डोमेस्टिक वॉल्यूम करीबन 5-1% अप है, वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। और जो मैनेजमेंट कमेंट्री था वो भी मैंने पूरी पढ़ी थी सुबह सुबह, तो वो भी काफी पॉजिटिव लग रही थी। और जो एबिटा मार्जिन है पर मेट्रिक टन करीबन 1208 रुपए पे आया है, वो भी आप अगर देखो तो करीबन 34% ईयर ऑन ईयर है। तो ओवरऑल लग रहा है कि सीमेंट इज मतलब फॉर गुड टाइम्स आगे चल के। और सीमेंट का एक और बेनिफिशियरी, क्योंकि ये हो रहा है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो है उसके कारण सीमेंट चल रहा है, और रियलिटी स्पेस भी काफी स्ट्रांग चल रहा है। तो ये दोनों ही फैक्टर्स आगे चल के भी सीमेंट को टोटली सपोर्ट करने वाले हैं। तो अल्ट्राटेक काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स है और मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ये आउट परफॉर्म करना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स भी टेक्निकली चेक कर लेते हैं। प्रताप स्नैक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं शरद बता के भी गए,
2 दिन का एक्शन डिफरेंट था। अल्ट्रा प्रताप स्नैक्स पे परसों एक खबर आई कि हल्दीराम इन मिस्टेक खरीद सकता है, लास्ट आवर में बहुत जोर से बाइंग आई, लेकिन कल कोई क्लैरिटी नहीं थी मार्केट आज तक, तब स्टॉक टूटना भी शुरू हो गया और उसके बाद फिर क्लैरिटी आई है कि इस तरह की खबरों को डिनाई किया है कंपनी ने। तो क्या आज शेयर पर एक प्रेशर बन सकता है ये? कैसे रिएक्ट कर सकता है आज स्ट्रीट? सोनी जो बढ़त थी वो सारी गवा सकता है, 4% तो ऑलरेडी टूट चुका है। जी प्रियंका जी, यहाँ पे टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो एक ऊपर से रेजिस्टेंस फेस हुआ है अराउंड 1420 1413 के रेंज में, और नीचे में सपोर्ट भी उसने वैसे पकड़ा हुआ है 1220 1240 के रेंज में। सो एक रेंज अभी है आज के डे में, अगर 1220 के नीचे निकालता है, ब्रेक करता है, तो वहां पे आपको और थोड़ी सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है टुवर्ड्स 1150 1140 के रेंज में। सो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए इसमें। अगर 1220 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां पे एक थोड़ी सी न शॉर्ट के लिए चांस बन सकता है, बट आइडियली बाय करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी ये लेवल्स आए नहीं हैं एंड थोड़ा सा वीक भी नजर आ रहा है टेक्निकली, सो मोस्ट लाइकली थोड़ा वेट कीजिए। एक अच्छी डिप अगर मिले तो ही आप उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है। 623 करोड़ रुपए का HFCL को एक ऑर्डर मिला है। वो कह रहे हैं कि 5G टेलीकॉम की जो नेटवर्किंग है उसके इक्विपमेंट के लिए हमारे पास ये ऑर्डर आया है। मितेश जी एक बार आप जरा चेक करना, HFCL टाइप करेंगे सीधा शेयर आ जाएगा, 28 रुपये के आसपास का शेयर होगा। एक बार ज़रा दिखाएं तो, यस ये रहा। तो ये एक बार ज़रा आप चेक करके बताइए। शेयर वैसे तो ठीक लग रहा है, टेक्निकली तो बहुत ही बढ़िया है। डेफिनेटली सी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में जैसे हमने सुजलॉन में रैली देखी थी, जैसे हमने आइडिया में रैली देखी थी, ऐसे ही HFCL में एक रैली है और कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली 70 के ऊपर जो है वो आई हुई है HFCL लिमिटेड में। तो हमें लग रहा है कि डेफिनेटली रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड है, और जो अब की बारी का जो ट्रेंड बिगिनिंग हुआ है वहां पे स्टॉक जो है वो 3 डिजिट क्रॉस करेगा। तो हमारा टारगेट 100 से लेके 120 है। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप क्लोजिंग बेसिस के ऊपर डेली चार्ट पे अगर स्टॉक 70 के नीचे बंद आता है तो स्टॉप लॉस वहां पे लगा प्लेस कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 100, दूसरा टारगेट रहेगा 120। इट्स अ क्लियर कट ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक। ठीक है, एक काम और करते हैं, मैंने थोड़ा खबरों से हट के ऐसे शेयर भी पता कर लेता हूँ जिनमें न्यूज़ तो नहीं है, हो सकता है कल परसों में आ जाए, लेकिन वो शेयर अपने प्राइस और वॉल्यूम एक्शन से काफ़ी अच्छे से चल सकते हैं। एक बार जैसे सरकारी कंपनी है बालमेर लॉरी, वॉल्यूम कम रहता है, मैं फिर भी आपको नोटिस करवा रहा हूँ। शेयर जरा दिखा सकते हैं, बालमेर BALMER, बालमेर लॉरी। एक बार जय पटेल आप अगर आपको मिल गया शेयर तो जरा चेक करके बताइए इसमें क्या करना चाहिए। सरकारी कंपनी है ये वैसे ये। सो डिम्पी जी, बालमेर लॉरी कंटिन्यूसली 136 के लेवल से अपसाइड दिखा रहा है। वाइल्ड रैली मुझे लग रही है ये स्टॉक में आते हुए। हालांकि डेली चार्ट पर हम देखें तो काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट है, बीच में गैप डेफिनेटली है। फ्लैग पोल पर एक ब्रेकआउट कल के दिन में आता हुआ दिख रहा है। सो मुझे लग रहा है ये अभी जो गवर्नमेंट कंपनीज है रैली काफी स्ट्रांग आ रही है, तो थोड़ा कॉशियसनेस के साथ डेफिनेटली यहाँ पर एक नजर रख सकते हैं, या इवन छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। बिकॉज मुझे डर क्योंकि लग रहा है बिकॉज 21 डे और 9 डे मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है ये स्टॉक्स, तो थोड़ा इवन IRFC जैसे स्टॉक है, बट फिर भी ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो थोड़ा कॉशियसनेस के साथ थोड़ी क्वांटिटी में डेफिनेटली गवर्नमेंट कंपनीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ा बाय करके जाना चाहिए। रैली में पार्टिसिपेशन डेफिनेटली जरूरी है ये स्टॉक्स। डन। बालमेर लॉरी पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल गई। एक खबर मैंने आपको भी कहा था कि अगले 48 घंटे उस कंपनी इसके लिए बहुत ऊपर नीचे करेगा। कल उसने एक राउंड का ऊपर नीचे करना शुरू किया। उस शेयर का नाम है जी एंटरटेनमेंट। एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए, फिर खबर आई। अरे भाई एक चीज़ बताइए, हम तो बहुत छोटे आपको ना बता सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर भी हैं, आपको बताऊँ जी एंटरटेनमेंट के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? 4%। और सारे के अच्छा पब्लिक की होल्डिंग कितनी है? 15% से ज़्यादा। वो पब्लिक ज़्यादा है कि आप ज़्यादा हो? मैंने छोड़ दिया FIs, मैंने छोड़ दिया DIs FIs की होल्डिंग से है ये कंपनी। इसमें प्रमोटर सिर्फ 4% है, 3 ही लोगों का शेयर है इसमें, इन्वेस्टर का यानी कि पब्लिक का, दूसरा DIs का और तीसरा FIs का। प्रमोटर का तो 4 ही है। अगर नहीं हो रहा हो यकीन तो आप उठा के जरा मार्केट कैप इसका शेयर वैल्यू जरा चेक कर लीजिए, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा शेयर स्ट्रक्चर को। लेकिन पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि वो 4% वाले लोग सभी 90% वाले लोगों का फैसला कर रहे हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। अरे भाई मान जाओ या तो तोड़ दो।
ऐसा बार बार क्यों बोलते हो कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है? अरे आपको नहीं पता, पूरे बाजार को पता है, आपको नहीं पता? ऐसे कैसे हो सकता है कि हमको जानकारी नहीं है? गजब हो रहा है। खैर विवेक जी कह रहे हैं हमको तो जानकारी नहीं कि सोनी कोई बैठक भी कर रहा है। ये होता है ना कि मतलब कुर्सी छोड़ने के पहले जितना डिनायल करना है तो करते रहो, और 4% रख के आप आखिर कहाँ तक जाओगे। देखिए जी, आप अगर देखो तो सन के बाद आज का सबसे बड़ा मार्केट कैप है इसका, और अगर हिंदी स्पेस ओवरऑल रीजनल और हिंदी दोनों में आप अगर देख लो तो नंबर 1 प्लेयर है। अब मीडिया सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। आप अगर सारे के सारे मीडिया स्टॉक्स में देखो तो कंसोलिडेशन हो रहा है उधर। मुझे लगता है कि जी और सोनी दोनों के ही हित में है कि ये मर्जर हो जाए, और सारे शेयर होल्डर्स के हित में है। तो ये एक आप मैं तो कॉन्ट्रेरियन बनूंगा इधर, और इसको पक्का खरीद के रखूंगा, क्योंकि फाइनली मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, कुर्सी तो फाइनली उनको छोड़नी ही पड़ेगी। 4% लेके आप कहाँ तक दादागिरी दिखाओगे? सॉरी फॉर यूजिंग दोज वर्ड्स। लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के दोनों के हित में है मर्जर हो, और ये विन विन सिचुएशन होगा। अगर ये मर्जर नहीं होता तो दोनों ही लूजर है, क्योंकि मीडिया स्पेस आगे चल के बहुत बड़ा कंसोलिडेशन आपको दिखाने वाला है। तो कॉन्ट्रेरियन रहो इसमें, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मतलब अप्स एंड डाउन्स आप रोलर कोस्टर राइड करोगे, लेकिन अंत में मुझे लगता है कि फायदा करोगे। ठीक है, ऑल राइट, एब्सोल्युटली। बहुत ही अनडिसाइसिव सी स्टेट है, ऐसे स्टॉक से ऑफकोर्स थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ पैनल पर श्रीकांत चौहान भी बने हुए हैं। श्रीकांत मॉर्निंग, आपके पास भी लौटते हैं, लेकिन पहले क्विकली शरद से 9 बज चुके हैं, 9 के नवरत्न शेयर समझ लेते हैं। शरद बताएं 9 स्टॉक्स आज कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स अर्निंग स्पेसिफिक पे ज़्यादा फोकस रहेगा प्रियंका। रिलायंस की बात करें तो आपके Q3 नंबर्स में स्लाइट बीट एस्टिमेट से आए हैं। जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है वहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। जियो की बात करें तो ARPUs फ्लैट आए हैं, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, पर बाजार का एक्सपेक्टेशन है कि ओवरऑल आगे जाते हुए टैरिफ हाइक्स देखने मिल सकता है। HUL के दूसरा स्टॉक रहेगा फोकस में। तीसरे तिमाही वीक सेट ऑफ नंबर्स आया, जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है वो सिर्फ 2% का रिकॉर्ड किया गया है। सिगाची इंडस्ट्री स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन Q3 नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। मार्जिन्स में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली, और आगे जाते हुए गाइडेंस में भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन्स में जो है हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स में जो है ग्रोथ देखने मिले। पेटीएम की बात करें, अच्छे तिमाही के नतीजे देखने मिले, और सीक्वेंशियली जो लॉसेज हैं वो भी कम होने लगे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी, स्पेशली उनको आगे जाते हुए पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पे। जी क्लैरिफिकेशन आई है कि अभी तक उनको कोई अवेयरनेस नहीं है कि सोनी की अपनी बोर्ड मीटिंग चल रही है कि मर्जर होगा कि नहीं होगा, और उनका जो बयान है जी का वो अभी भी है कि वो अभी भी कमिटेड है कि सोनी के साथ उनका मर्जर होने वाला है। अल्ट्राटेक सीमेंट की कॉन कॉल हुई थी, और 2 अहम बात सामने आई। सबसे पहला, कैपेक्स गाइडेंस 9,000 करोड़ का अगले 2 साल के लिए रखा गया। वही केशोराम के जो मर्जर है वो जो है आपके 1 अप्रैल 2024 को देखने मिल सकती है। अब बात करेंगे 7वां स्टॉक हमारा प्रताप स्नैक्स। यहाँ पे उनकी क्लैरिफिकेशन आई है कंपनी की कि कोई नेगोशिएशन या बातचीत नहीं हो रही है जहाँ पे स्टेक सेल जो है हल्दीराम ग्रुप को कर सकते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है हमें देखने मिली है। हमारा 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज, वो फोकस में रहेगा। वो है CSC इन्वेस्टेक का जो रिपोर्ट आया वो वहाँ पे वो मेंटेन रखा है बाई का। टारगेट प्राइस 155 रुपीज़ पर शेयर का। हाँ, लार्जली Q3 नंबर्स जो थे इनलाइन थे, लेकिन जो पोटेंशियल अपसाइड दिख रही है अगले 33 रुपये प्रति शेयर का, वो दिख रही है उनके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेके। तो यहाँ पे अभी भी जो है ब्रोकरेजेस बुलिश है CSC को लेके। हमारा आखिरी स्टॉक जो खबर के दम पे फोकस में रहेगा वो है नवीन फ्लोराइन। अब यहाँ पे जो है बज़ है स्ट्रीट में कि जो नई MD है उनके पोस्ट की अनाउंसमेंट देखने मिल सकती है। 2 या 3 जो है आप कह सकते हैं जो शूटर्स हैं या 2-3 लोग हैं जो लिस्ट में फाइनलाइज हुए हैं, जो उनका सबका टेक्निकल बैकग्राउंड है, और एक जो MNC के भी बड़े नाम से जो है वहाँ वो पहले काम किए हैं। और ऑफ कोर्स इस स्टॉक में एक ओवरहैंग भी देखने मिला था। सितंबर को लास्ट से जो उनके MD थे राधेश वेलिंग, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, और अगस्त के लो से स्टॉक में करेक्शन भी आया है लगभग 25 से 27% का। तो यहाँ पे एक स्टॉक ओवरहैंग भी है। तो अगर MD की अनाउंसमेंट होती है आने वाले दिनों में तो यहाँ पे स्टॉक में जो है थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है, एनालिस्ट का मानना है। थैंक्स भाई माश। नवीन फ्लोरीन पे भी हम नजर रखेंगे। और शरद न्यू MD की अनाउंसमेंट की इस बस से, ठीक है, और बाकी तमाम सारे स्टॉक्स भी बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए।
चले बढ़ते हैं आगे और पैनल पर दो नए गेस्ट को भी वेलकम कर लेते हैं। श्रीकांत चौहान भी है, शिवांगी सारदा भी है। आज शॉर्ट नोटिस पर आप दोनों ने अग्री किया। मैं वेरी सरप्राइज, इनफैक्ट हमें लग रहा था कि शायद हम शॉर्ट ऑन गेस्ट ना हो, क्योंकि लास्ट आवर में ये सारी चेंजेस हुए कल शाम को और गेस्ट फिक्स करने में शायद कोई दिक्कत ना हो। बट वी आर वेरी हैप्पी कि आज हमारे पास फुल हाउस, इनफैक्ट मोर देन रिक्वायर्ड भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज समय पे आने के लिए। शिवांगी, चलिए आपसे शुरू करते हैं। आज की क्या होंगी ट्रेडिंग बेट्स? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। सो पहला पिक जो मेरा रहेगा वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस में से IRCTC स्टॉक जो है ऑफ कोर्स काफी प्ले आउट होने की संभावना है पूरे अयोध्या थीम के साथ। और IRCTC हम टेक्निकली अगर बात करें, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड फॉलो अप बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग है एक 3-4 दिनों के नेगेशन के बाद। और अच्छी बात यह है कि पुल बैक मूव 870 के जोन से काफी स्ट्रांगली इधर नजर आया है। तो यहाँ पे मेरी राय है कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो है अराउंड 1030 के और 980 के एक स्टॉप को हम ध्यान रखें। ऑलराइट, ठीक है। तो IRCTC इस स्टॉक में काफी अच्छा एक्शन दिख भी रहा है और फर्दर मोमेंटम भी दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये ट्रैवल एंड टूरिज्म की थीम बहुत बड़ी है और इनफैक्ट सिर्फ एक बार की बात नहीं है। सिर्फ 22 जनवरी को ही नहीं दर्शनार्थी पहुंचेंगे वहां पर दर्शन करने के लिए। इनफैक्ट डेली और वीकली बड़े वॉल्यूम्स की भी बात बड़ी बड़ी फर्म्स यहाँ कर चुकी हैं, एस्टिमेशन लगाया जा चुका है। तो ये एक थीम है जिस पर ऑफ कोर्स काफी समय से एक्सपर्ट्स भी बुलिश है और आप ऊपर के टारगेट्स 997 के बाद भी दे रही हैं। 1.5% ऊपर है आज, ठीक है। श्रीकांत, आप कैसे आज ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में नो डाउट कि रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी है और मुझे लगता है कि वो तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन साथ ही साथ ऑयल एंड गैस में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। करंट लेवल से हमें लगता है कि भारत पेट्रोलियम और गैस अथॉरिटी इन दोनों पे फोकस किया जा सकता है। इनफैक्ट ONGC ऑयल इंडिया भी इस पर्टिकुलर मार्केट में पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, लेकिन करंट लेवल से स्पेसिफिकली भारत पेट्रोलियम को लॉन्ग किया जा सकता है जो 485-487 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे 500-510 के टारगेट्स नजर आते हैं। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, 474 का स्टॉप लॉस रखें और साथ ही साथ गैस अथॉरिटी गेल पे भी लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे अराउंड 178-180 के और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे अराउंड 165 के करीब का। ठीक है। गेल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है और अभी भी इस पे बाय की रिपोर्ट्स आ रही है। लगातार टेक्निकल एनालिस्ट इस पे बाय करवा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी 197 के टारगेट के लिए। मेरे को हाउस तो याद नहीं है किस ब्रोकिंग ने किया था, बट ज़्यादातर टेक्निकल की लिस्ट में अभी भी है। ये और भी चल सकता है। 117-120 का ब्रेकआउट दिया हुआ शेयर है ये। और BPCL भी सर की लिस्ट में। एनर्जी पैक के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और 3-4 दिन पहले जब हमने आपको जब गुजरात गैस बताया था ना, तब ये बात आपके सामने क्लियर कर दी। जो गैस के अंदर बाइंग आ रही है इंस्टीट्यूशंस की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक काम करते हैं, 9:08 से ऊपर का टाइम हो चुका है, लेवल्स फ्रीज भी हो चुके हैं। मैं आपको ना हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, RBL बैंक, पेटीएम, ये सब दिखाइए एक एक करके, जरा आइडिया लग जाएगा कि कितने बड़े हम गैप के साथ और कहाँ पे खुल रहे हैं। ये खुल रहा है HUL, तो स्लाइटली वीक था, पनिशमेंट है 0.2% की, 47 रुपये नीचे खुलेगा। रिलायंस बिल्कुल फ्लैट, क्योंकि मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं, कुछ ठीक है कुछ ख़राब है, सबको हम मिक्स सेट ऑफ नंबर्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं, इसलिए ना ज़्यादा नफ़ा ना ज़्यादा नुकसान करेगा। यही बात हम सुबह भी आपके सामने रख रहे थे। तीसरा है पेटीएम, इसका घाटा कम हुआ है, यही बाजार सुनना चाहता था, 2% का रिवॉर्ड मिलेगा और मार्केट को सुनना नहीं है। आप सच्ची बात बताएं, मैंने भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से पढ़ा ही नहीं, बस मेरे को लगा कि अच्छा इसका घाटा कम हुआ, चलो भाई तो काम का है। अल्ट्राटेक सीमेंट 1% ऊपर ये है, ये अपने नंबर्स के बदौलत और कल अपनी अच्छी बाइंग की बदौलत। एक और बताऊं, अल्ट्राटेक के साथ साथ ना अंबुजा भी चल सकता है। अंबुजा का टेक्निकल सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी मैं एक्सपर्ट से जरा पता कर लूँगा, अगर अल्ट्रा अच्छा खोल रहा है तो क्या अंबुजा में पोजीशंस लें, अगर मान लो अल्ट्रा 107 रुपये हमको ऊपर ना पकड़ना हो तो। एक काम और कर दीजिए, पेटीएम हो गया, अल्ट्रा हो गया और रिलायंस भी हो गया, ठीक है। एक RBL बैंक और दिखाइए, RBL बैंक भी, RBL बैंक के भी नंबर्स आए हुए हैं। एक बार RBL बैंक के नंबर्स ठीक ठीक ही है, कुछ ज़्यादा वैसा तोड़फोड़ नंबर तो टाइप नहीं आए हुए, लेकिन करीब 1.5% के नुकसान के साथ ये भी बिल्कुल प्लाइट खुल रहा है, ठीक है जी। तो मोटा मोटी जो बड़े बड़े नंबर्स थे उसका आपने ओपनिंग एक बार चेक कर ली है। एक काम और करते हैं, अंबुजा की मैं बात कर रहा था। शिवांगी, एक बार आप अंबुजा सीमेंट आपने देखा है, उसका डेरिवेटिव्स का डाटा या टेक्निकल स्ट्रक्चर
आपको ये शेयर ठीक लग रहा है? मेरे को आज अल्ट्रा के रिजल्ट्स के साथ साथ अंबुजा पे मेरा ज़्यादा फोकस है। जी, पूरे ही कैप गुड स्पेस और सीमेंट स्पेस में एक अच्छा एक्शन है। एंड ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि ये सीजनैलिटी वाइज ये स्टॉक्स काफी अच्छी प्ले आउट होती है बजट वीक के पहले। तो यहाँ पे बिल्कुल एक नेगेशन जरूर हुआ है, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है 540 के ऊपर अगर होल्ड करता है स्टॉक तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 560 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो 540 का एक लेवल जो है वो ध्यान रखने लायक है। एक काम और करते हैं, जरा श्रीकांत से पिक्स उनकी रह गई हैं। श्रीकांत आपने गेल दे दिया ना? अपना गेल और बीपीसीएल था ना आपका, यही ट्रेडिंग कॉल्स है ना आपकी तो आज की श्रीकांत? बिल्कुल 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 डिम्पी जी, यस। ठीक है, डन। एक काम मैं, हाँ ठीक है डन सर, मैंने नोटिस कर लिया। मेरे को अगर लगा मैंने शायद आपसे नहीं लिया, फिर मैंने देखा, मैंने लिख रखा आपका ट्रेड। अच्छा, इस बीच ना आप प्रताप स्नैक्स भी आप दिखाओ, HFCL भी दिखाओ। HFCL हिंदुस्तान फ्यूचरिस्टिक वाले में एक ऑर्डर का बस था 600 करोड़ का, वो आज गैप के साथ खोल रहा है। ये प्रताप स्नैक है, ये 2% नीचे खोल रहा है, कल भी 2% नीचे था। आपको ध्यान है, खबर परसों आई थी, लास्ट के क्लोजिंग में 12% ऊपर हो गया। हमें तो तभी डाउट था कि ऐसी कौन सी खबर होती है जो 3:28 पे आती है और आप सिर्फ स्पेकुलेशन पे बता देते हो कि प्रताप स्नैक के अंदर आप डील कर रहे हो तो खुल्लम खुल्ला बोलो ना, इसमें डर किस बात का? डील ही तो कर रहे हो। और स्पेकुलेशन अगर आ भी गई है तो हाथों हाथ क्लैरिफिकेशन दो, 24 घंटे बाद आपको कैसे पता लगा कि है। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं मेरे तो, अगर मैनेजमेंट आए तो हम सीधा सीधा उनसे पूछे भी। ठीक है, कोई बात नहीं। 2% ये शेयर आज और नीचे खुल रहा है। आपने HFCL भी दिखा दिया, वो भी आज बढ़त के साथ खुल रहा है। मार्केट में 50 सेकंड के बाद ओपनिंग हो जाएगी। एक काम करते हैं, ओपनिंग पे ही सीधा चलते हैं, मेहमानों से थोड़ा कम पता करते हैं, और जैसे ओपनिंग होगी फिर ओपनिंग के सौदे आपके हम सामने रखेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें आप जरा स्पीड से दिखाते जाइए। पहले तो निफ्टी का फ्रीज लेवल, बैंक निफ्टी का फ्रीज लेवल। इस निफ्टी के फ्रीज लेवल में एक बार बता दूं आपको मैं, 850 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, 550 का एक सपोर्ट एरिया जो भी बनाया है नया है ना, कल बनाया और कुछ आज की हेल्प से बना रहा है। एक बार जरा बैंक निफ्टी दिखाइए। कल बैंक निफ्टी ने अपने सारे गेंस को इरोड कर दिया था। हाँ, HDFC भी नीचे आया और कुछ दूसरे बैंक चल नहीं पाए। आज ICICI और कोटक बैंक के नंबर्स हैं। एक बार आप प्री ओपनिंग में भी दिखाना चाहें। अब चलिए, अब तो समय ही हो गया, अब क्या दिखेंगे। अब सीधा ही बाजार खोलते हैं। सैटरडे को ओपनिंग बेल के लिए तैयार हो जाइए। तो आज की ओपनिंग सैटरडे को 86 पॉइंट की बढ़त के साथ 21,700 को आज मार्केट ने पहला टिक के तौर पर रखा। बैंक निफ्टी खुला 45,926 पे, ये 46,200 पे आके रुकता है। कल भी रुक गया था, आपको ध्यान होगा। आज 250 पॉइंट फिर से गैप मिला इसको, अच्छी बात है। 1400 शेयर आज बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, ये भी आपको शुरुआत में दिख रहा है। तो मार्केट ने जो अपना ओपनिंग किया है वो अच्छा किया है। बस मैं ये चाहता हूँ, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आज आप नॉर्मल डे वॉल्यूम भी रखना। ऐसा ना हो कि नॉर्मल डे वॉल्यूम ना, इंस्टीट्यूशनल और DIs ने काम नहीं किया ना, तो फिर आपका जो भी आज का मूव हो रहा है ना, उस पर हमको फिर से सोमवार को चेक करवाना पड़ेगा कि कितना सस्टेनेबल है कि नहीं है। लेकिन शुरुआत में लग रहा है तो ठीक है। कुछ स्टॉक्स हैं, मैं एक बार ज़रा स्क्रीन पर फटाफट से आपको टॉप गेनर्स वगैरह भी दिखाता हूँ, आप ज़रा नोटिस कीजिएगा। शुरुआत में पावर ग्रिड ऊपर है, NTPC ऊपर है, HDFC बैंक भी ऊपर है, कल भी ऊपर था। हाँ, अभी इसको पकने में समय लगेगा, थोड़ा पकने दो इसको। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप दिखा दो, HUL भी आप दिखा दो, ये दोनों तो आपको दिखाना ही है, मस्ट है। अल्ट्रा भी आप दिखा दो, अल्ट्राटेक सीमेंट भी। तो ये शुरुआत में कैसे कैसे खुल रहे हैं। दूसरा आप दिखाओ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर ने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, संजीव जी ने, कि ये शेयर के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। एक शेयर आपको और दिखाना है, जब केमिकल्स की बातचीत हो रही है, UPL आप दिखाना। UPL अच्छा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हरे निशान में आ चुका है, मेरे पास इसका नंबर आ गया, 0.5% ऊपर आ गया। तो ये मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन राइज, रेंज में 2800 2840 तक जाने की प्रोबेबिलिटी। 1600 शेयर एडवांसेस के साथ अभी भी खड़े हैं और 90 अंकों की मजबूती आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रही होगी। कुछ ऐसा बड़ा मेरे को परसेंटेज वाला शेयर नहीं मिल रहा। एक पावर ग्रिड और NTPC है जहाँ पे 1% से ज़्यादा का मूव है। इसके अलावा जो भी बढ़त आ रही है ना, फौरी तौर पर धीरे 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 वाली बढ़त है। ये धीरे धीरे वाली बढ़त के साथ साथ थोड़ा सा धमाका भी चाहिए, देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, वीक काउंटर्स में बता दूं, HUL करीब 2% इस समय आपको नीचे मिल रहा होगा, और ऐसा कोई काउंटर मेरे को नहीं दिख रहा जहाँ पर 1% से ज़्यादा की गिरावट है। और ये तो मैं बोलूँगा सिर्फ HUL के अलावा और शेयर आपको लाल निशान में भी नहीं दिखेगा कोई भी। अभी आप हीट मैप देखेंगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा। आप हीट मैप में अमूमन सारे के सारे शेयर हरे देख पा रहे हैं, इकलौता HUL आपको कॉर्नर में दिखेगा कि ये जो लाल निशान में है। तो यही इकलौता ऐसा शेयर है निफ्टी 50 का जो लाल निशान में है।
अभी आपको स्क्रीन पे मैं दिखा सकता हूँ, तो जी एंटरटेनमेंट को भी आप चेक कर लेना। वो बयान जो आ रहे हैं ना, ये अगले कल तक के लिए वैलिड है, 21 तारीख के बाद फिर नए तरीके से ये कंपनी काम करेगी, क्योंकि इनका फिर एक्सपायर हो जाएगा जो इन्होंने 1 महीना लिया हुआ था 21 दिसंबर से 21 जैन तक का। ठीक है, तो ये कुल मिला के मार्केट का सेटअप आज हमको बहुत ही पोलाइट, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमको लग रहा है कि आज ना ही रेंज का ब्रेकआउट होगा, ना ही रेंज का ब्रेक डाउन होगा। इसी बीच में आप ट्रेड कीजिए, अर्निंग्स वाले नंबर्स को एंजॉय कीजिए, ऑप्शंस वाले इंट्राडे काम कीजिए। कुछ ऐसा सेटअप देखने पे लग रहा है। अब जरा मेहमान आपको ओपनिंग ट्रेड दे देंगे और प्रियंका आपसे कनेक्ट करा रही है। ठीक है, चलिए एक बार क्विकली मिड कैप में भी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी आपने हाईलाइट किया, जी में भी आप देखें तो वहाँ 1.5% की तेजी है। पीएनबी 2 एक्सपर्ट्स के आज रडार पे था, वहाँ पर आपको मूव दिख रही है। और भले ही एचयूएल के नंबर्स थोड़े वीक आए हों, लेकिन क्या आप थोड़ा सा जो रूरल ग्रोथ को ही केटर ज़्यादा करते हैं, इमामी जैसे स्टॉक्स, उनको वॉच करना होगा कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। वेल अभी तो वो 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही पूना वाला फिनकॉर्प, परसों नंबर्स आए थे, कल अच्छा चला था, आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस वहाँ है। पॉलीकैप .5% वीक है। ओएफएसएस अच्छा खासा 35% चल चुका है पिछले 3 महीने, वहाँ पर बहुत ही माइनर सी प्रॉफिट बुकिंग है, कोई बड़ी मीनिंगफुल अभी वहाँ पर भी सॉफ्टनेस नहीं दिख रही है। स्मॉल कैप में इस वक्त कौन से स्टॉक्स हैं, नंबर्स जहाँ जहाँ अच्छे आ रहे हैं वहाँ क्लियरली रिएक्शन। इनफैक्ट आप सीमेंट स्टॉक्स को देखें, अल्ट्राटेक सीमेंट्स पूरे स्पेस के लिए एक रब ऑफ होगा। अगर वो डिमांड सेंटिमेंट सुधरने की बात करते हैं तो आप श्री सीमेंट्स को इसमें एफएनओ में देखें, वहाँ पर तेजी है। डालमिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स में तेजी है। जहाँ न्यूज़ फ्लो था, एचएफसीएल में न्यूज़ फ्लो था, 7% की तेजी वहाँ है। आरबीएल बैंक के भी कल नंबर्स थे, वहाँ पर 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। और एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई है कई सारे प्रॉपर्टी काउंटर्स पर, रियल एस्टेट स्टॉक्स पर, उनका भी आपको मूव देखने को मिल रहा है। शोभा डेवलपर्स 3-3.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तो इनिशियल सेटअप हो गया। अब एक बार एक्सपर्ट से आज की रिकमेंडेशन समझ लेते हैं। बताएं श्रीकांत, आपका ओपनिंग ट्रेड। बिल्कुल, तो देखिए मार्केट के ओपनिंग के बाद हमने वापस एक बार रेलवे स्टॉक्स में और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखी है। मुझे लगता है कि ये बरकरार हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एक स्टॉक्स अपने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है। और अगर मार्केट आज पुल बैक मोड में रहा तो मुझे लगता है कि कुछ अदानी ग्रुप से रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि अदानी पोर्ट्स यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 1150-1155 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। 1135 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स नजर आते हैं वापस से एक बार 1180 से लेकर 1190 के। तो करंट लेवल से अदानी पोर्ट्स को लॉन्ग करें। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया था गैस अथॉरिटी, यहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा और इन लेवल्स पे भी इसे लॉन्ग की पोजीशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 178 के और स्टॉप लॉस, रिवाइज स्टॉप लॉस रहेंगे एट 167 के करीब का। ओके, ठीक है, आपके स्टॉक्स वापस आ गए हैं। सोनी, आपके ट्रेड्स क्या होंगे ओपनिंग? जी प्रियंका जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड आज गैस अथॉरिटी में रहेगा। गेल काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है 170 के ऊपर, तो 168 स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हैं। 175 177 टारगेट फॉर द डे। जय, आपका ट्रेड? जय, आपका ट्रेड क्या होगा ओपनिंग? ओके, अनम्यूट योरसेल्फ जी। या सॉरी, सो पहला जो मेरा पिक मैंने दिया हुआ था NICL, वहां कैरी ऑन कर सकते हैं, अभी 3% अप है। और दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा GPPL, गुजरात पीपावाव प्रोजेक्ट। यहाँ पर 167 का अभी भाव चल रहा है, 4.5% अपसाइड दिखाया ये स्टॉक ने आज। और मुझे लग रहा है 174 तक ये स्टॉक जा सकता है आज के दिन में या इवन ट्यूसडे के सेशन में। सो 1-2 दिन के लिए 174 वुड बी अ टारगेट। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा 164 का रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। मुझे लग रहा है काफी मोमेंटम है ये स्टॉक में और गवर्नमेंट कंपनीज में काफी एक अभी मोमेंटम चल रहा है। ओके, ठीक है। गुजरात पीपावाव और न्यू इंडिया एश्योरेंस जो आपने ओपनिंग पे दिया था, ठीक है। शिवांगी, आपका ट्रेड? जी मेरे रडार पे है BHEL स्टॉक जो है एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो है अपनी एक अच्छी मूव दिखा रहा है पिछले 3 दिनों से। वीकली बेसिस पे एक नैरो रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये लाइकली टू प्ले आउट है ये। और आज के ओपनिंग में भी हम देख रहे हैं काफी स्ट्रांगली बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 235 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं 220 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है। BHEL जो ऑलरेडी 3 दिन से अच्छी मूव में है। मितेश, आपका ट्रेड? ट्रेड रहेगा PVR आइनॉक्स। PVR आइनॉक्स में देखिए तो 1530 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है
और ये सस्टेनेबल है। 1545 के ऊपर फ्यूचर की रिकमेंडेशन की सलाह रहेगी 1500 के स्टॉप लॉस के लिए। आज के दिन में और कल के दिन में, मतलब ट्यूसडे के दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट है, तो 1580 का पहला टारगेट और 1610 का दूसरा टारगेट। और राइट, ऑन लाइटर नोट, पीवीआर आईनेक्स को लेकर काफी चर्चा भी कल व्हाट्सएप पे थी कि इसमें एक बड़ी मूव दिख सकती है। सारी स्क्रीनिंग होगी, लाइव स्क्रीनिंग थिएटर्स में प्राण प्रतिष्ठा की, तो ठीक है चलिए। लेकिन फ्यूचर्स में भी आपको अच्छा दिख रहा है पीवीआर आईनेक्स। विवेक, आपके रडार पर कोई अच्छा स्टॉक आ रहा है? आप भी बताएं। देखिए, इनफैक्ट आज नहीं लेना पसंद करूंगा क्योंकि वॉल्यूम हो सकता है कि कम रहे बाजार में, लेकिन कॉनकॉर अच्छा लग रहा है मुझे। वापस सरकारी कंपनी है ये, काफी इनफैक्ट स्टॉक चल चुका है, ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास लंबे समय से है ये। और आगे चल के जो भी रेड सी वगैरह में उधर हो रहा है उसका निगेट हो जाएगा इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे रेलवे जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं और फ्राइट कॉरिडोर्स है, वहां पे इस कंपनी को फायदा मिलने वाला है। और जो ये रेलवेज के साथ इनका जो लैंड एग्रीमेंट है वो लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा पूरा, तो इसके कारण ये स्टॉक 1000 तक आपको दिखा सकता है। ऐसे फंडामेंटल पिक ये हो सकता है कि आपको 6 महीना दिखे, लेकिन 1000 तक ये भी जा सकता है। आज रेलवे काउंटर्स ने फिर से झड़ी लगा दी है रिटर्न्स की। आरवीएनएल देखते ही देखते फिर से आज 8% ऊपर है। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और हम चाहते भी नहीं ये रुके। वजह मैं आपको बताता हूँ, रेलवेज की जितनी कंपनीज ग्रोथ करेंगी ना, उतना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट होगा। एक सेट ऑफ कंपनीज तो ठीक है प्रॉफिट बना लेंगी, लेकिन उसके जो इनडायरेक्ट या ग्राउंड वाले जो बेनिफिट्स है ना, वो आपको शेयर मार्केट से अलग होते हैं। अब आप देखो, श्रीनगर तक भी रेलवे लाइंस को बिछा दिया गया है। कोई आदमी सपना सोच सकता था? ये सारी इन्हीं कंपनीज का चमत्कार है। ऐसा नहीं कि इनके पास हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। थोड़ा गवर्नमेंट ने पुश किया, थोड़े पॉलिसीज आई, लोगों ने अपना बेस्ट लगाया, ऐसी जगहों पर भी रेलवे लाइंस को बिछा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जहां सोचा भी नहीं जा सकता था। तो इसलिए अगर मान लीजिए किसी आदमी ने इन सभी शेयर्स के अंदर पैसा नहीं भी लगाया, तब भी उनको देख के खुश होना चाहिए, क्योंकि ये जो काम कर रही हैं ये देश हित के अंदर काम हो रहा है। आपको ग्राउंड में आपको अपने आप ही फ़ायदा मिलेगा, आप उसका अंदाज़ा खुद ही लगा सकते होंगे। आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, आईआरसीटीसी, ये सभी के सभी शेयर्स ऊपर है। आज आईआरसीटीसी कॉल थी शिवांगी की, और हमने भी 3-4 दिन पहले आपको दिया था ये बताते हुए कि 1000 हो जाएगा। अभी 1000 के ऊपर आप आईआरसीटीसी को आज देख पा रहे हो। 38 रुपये की बढ़त आज आपको दिख रही है। हमने शेयर आपको नोटिस कराया था 650 750 के आसपास का, आप देखो 1000 हो गया। 1000 की हमने बात आपके सामने बात बोली थी। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ और शेयर्स भी हैं जहां पर मेरे को लग रहा है कि इसके अलावा आज पहली बार ऐसा साइन दिख रहा है कि कुछ बढ़त दिख रही है। पीवीआर आईएनएक्स, मैंने आज ये चेक नहीं किया कि एफ एंड ओ बैन में, मैं अभी आपको बता दूंगा। एक बार श्रीकांत जरा चेक करेंगे पीवीआर आईएनएक्स को, ये ट्रेड के लिए आज बनता है क्या? बिल्कुल, इनफैक्ट करंट लेवल से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी एक अच्छे टेक्निकल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ब्रॉडर फॉर्मेशन अगर देखें, पिछले कम से कम 4 या 5 महीने का अगर फॉर्मेशन देखते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली इसका एक जो करेक्टिव पैटर्न था वो उसने कंप्लीट कर लिया है। तो इनफैक्ट हमें लगता है कि इन लेवल से वापस से ये स्टॉक 1700-1800 के लेवल्स भी आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू ऑल्सो करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है। 1555 में स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 1500 रुपए का। टारगेट्स यहाँ पे नजर आते हैं 1650 के, 1625 से लेकर 1650 के। डन सर। वैसे मैंने इसका एफ एंड ओ बैन भी चेक कर लिया, आज एफ एंड ओ बैन से बाहर निकला है। कल तक तो था, आज बाहर निकला है, तो कुछ इम्पैक्ट इसका एफ एंड ओ बैन का भी पड़ रहा है। और ये शेयर आपको बता रहे हैं श्रीकांत की, हाँ कुछ पोजिशनल ट्रेड के लिए देखा जा सकता है अभी तो ये शेयर। आगे बढ़े, कुछ और स्टॉक्स चेक करें आज। वैसे मैं एक बार आपको निफ्टी के बारे में फिर से जरा नोटिस करा देता हूँ। निफ्टी जिस लेवल पे खुला ना, अभी भी उसी लेवल पे आसपास आके टिका हुआ है। एक बार जरा स्क्रीन पे वापस से दिखाइए, एडवांस डिक्लाइन भी दिखाइए आप। देखिए 70 पॉइंट के आसपास, 65 पॉइंट के आसपास अभी है करीब। हमने 70 पॉइंट का पहला टिक दिखाया था, आपको याद होगा। एक बार जरा बैंक निफ्टी भी दिखाना आप, ये एडवांस डिक्लाइन भी देखिए। एडवांस डिक्लाइन ना देखना बहुत ज़रूरी होता है, शुरुआत के 15 मिनट के बाद ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। आपको कोर स्ट्रेंथ, मार्केट की ताकत पता लग जाएगी कितनी खड़ी है इस समय। रेशो है 1:2 का। 1:2 से सिर्फ बचाया जा सकता है, चलाया नहीं जा सकता। इसलिए एडवांसेस के नंबर्स बढ़ने चाहिए। अगर एडवांसेस के नंबर बढ़ जाते हैं तो ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, नहीं तो ब्रेकआउट नहीं करेगा। तो आप बचा तो सकते हो इस रेंज के साथ, लेकिन चला नहीं सकते हो। ठीक है, एक बार जरा इंडिया विक्स भी आप दिखाना चाहते हो, इंडिया विक्स भी दिखा दो। एक और चीज़, आज ना बैंक निफ्टी आपको थोड़ा कम गिरता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली में कल बैंक निफ्टी का
जो एडजस्टमेंट, मैं जिसको एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ एडजस्टमेंट्स, वो हो चुका है, लग रहा है ऐसा। इसलिए अगर आज बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई कोटक बैक टू बैक अच्छे नंबर दिखा देना तो ट्रस्ट मी ये आपको एचडीएफसी का दर्द को भुलाने का बहुत हेल्प करेगा। लेकिन इन दोनों बैंकों पे दारोमदार काफ़ी ज़्यादा है, कोटक पे और आईसीआईसीआई बैंक पे, जिसके नंबर्स आने हैं। एक काम करें, ज़रा विवेक सर से आइडिया ले लें कि क्या उनको लग रहा है कि नंबर्स थोड़े ठीक आएंगे। उसके बाद फिर एक आईसीआईसीआई पे हम एक टेक्निकल कॉल भी चेक करवा लेंगे। ओके ठीक है, विवेक सर तो चले गए अभी, ओह बात नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, फिर एक एक शेयर बांट देते हैं। जय पटेल से चेक करवाते हैं आईसीआईसीआई बैंक, मितेश से चेक करवाएंगे कोटक बैंक। मितेश जब तक आप कोटक चेक कर लो, मैं जय पटेल से आईसीआईसीआई चेक करवा देता हूँ। स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है, जय जरा बताना। सो आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो जब तक 1000 का लेवल सस्टेन कर रहा है ना, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वहां मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, बिकॉज वहां पर एक सपोर्ट जोन भी हम कह सकते हैं अराउंड 21 डे का और इवन 9 डे का मूविंग एवरेज के अराउंड सपोर्ट भी है वहां पर। और 1000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल, मुझे लग रहा है थोड़ा ये रिजल्ट के बाद 1020 के लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। 1-2% का अपमूव आज के दिन में दिख सकता है अगर रिजल्ट ऑन इनलाइन आ गया तो। डेफिनेटली एक एक्यूमुलेशन के लिए करना चाहिए, बट किसी को सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी हो तो आई वुड सजेस्ट रिजल्ट के बाद ही कर सकते हो, और तब तक आई गेस वेट करना चाहिए। बट एज अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली ये स्टॉक मुझे अच्छा दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में डेफिनेटली एक ग्रीन शूट्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक पे आप कह रहे हैं कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से हम टूटे थे। आज वो भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं फिर से एचडीएफसी बैंक के बारे में ना तो ट्रेड पता कर रहा हूँ ना ही कुछ। मेरे को लगता है कि अभी 1-2 दिन इसको पक जाने दो। कल भी क्या हुआ ना कि जब पहली बार एचडीएफसी चला ना तो लोगों ने सोचा कि बॉटम बन गया, आ जाओ, और कल में भी उनका लॉस हुआ। होता क्या है ना, रिटेलर्स की कन्विक्शन 3-4% से ज़्यादा की नहीं होती है। इंस्टीट्यूशनल रख सकते हैं 25% तक, रिटेलर नहीं रख सकता 25% तक, तो उसका इंस्टीट्यूशनल उसका लॉस टूट जाता है, उसका मन टूट जाता है। कोटक एक बार ज़रा बताएं तो आप, मितेश, कोटक आपको कैसा लग रहा है? डीपी जी, हमने कोटक के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट निकाली है और हमें लग रहा है कि अगर ये साल में कोई प्राइवेट बैंक बहुत ही तगड़ा रिटर्न देगी तो कोटक महिंद्रा बैंक है। तो डिस्क्लेमर के तौर के ऊपर हमारे क्लाइंट्स की लॉन्ग साइड ट्रेड फॉर्मेशन हो सकती है। हमारा जो रिपोर्ट है वो उसी बेसिस के ऊपर है कि अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो 2021 दिसंबर में 2253 का उसने हाई लगाया था। उसके बाद कंटिन्यूसली जो स्टॉक है एक बहुत ही ब्रॉड रेंज में है, जहां पे 1631 नीचे में और 2065 ऊपर में, ये एक ब्रॉड रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। हमें लग रहा है कि सिस्टम और मेथड के हिसाब से, जिस हिसाब से लास्ट वीक का मूवमेंट था, वो लास्ट वीक के मूवमेंट में हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन दिख रहा है ये करंट लेवल के ऊपर। तो ट्रेंड रिवर्सल आएगा जब स्टॉक जो है वो 1926 जो लास्ट क्वार्टर का हाई था उसके ऊपर क्लोज देगा, और हमें लग रहा है बहुत जल्द क्लोज देगा। तो नेट डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक शुड बी इन योर पोर्टफोलियो फॉर द करंट ईयर, कैलेंडर ईयर। डेफिनेटली खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेट इसको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एक और स्टॉक इरिडा का स्टॉक देखिए, आज भी 10% के पास की मूव है, 9% ऑलरेडी चल चुका है। इसके रिजल्ट्स आने हैं कमिंग वीक में, और ये पिछले 3 दिन में बहुत जोर से चला है। शिवांगी, क्या एक बार के लिए रिजल्ट्स की एंटिसिपेशन का जो मूव आ सकता था वो प्ले आउट हो गया, या आपको चार्ट्स में अब भी यहाँ से स्ट्रेंथ दिख रही है कि होल्ड करने की राय हो? शिवांगी जी, जिस तरह से हम इसमें अपमूव देख रहे हैं और काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है ये स्टॉक, एक 3-4 दिनों के एक छोटे दायरे में कामकाज कर रहा था और अब जो है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम्स। तो ये वॉल्यूम्स जरूर ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक जो है अब हायर जोन्स पे और जा सकता है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 153 इमीडिएटली और फिर 155 के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आज स्टॉक 9% के आसपास ऊपर है, तो थोड़ा कूल ऑफ के लिए हम वेट कर सकते हैं। 144 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ठीक है, ऑलराइट, 144 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ से और 5 रुपये 6 रुपये और ऊपर स्टॉक मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इस बीच दूसरे जो स्टॉक्स हैं उनमें आईआरसीटीसी डिस्कस हुआ। एक बार ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे भी एफडी अप्रूवल्स मिले इस हफ्ते में और ये स्टॉक अभी थोड़ी बढ़त के साथ है, लेकिन क्या अग्रेसिव स्पेसेस में ज़्यादा आज मोमेंटम मिल जाएगा मितेश, या फिर आप ल्यूपिन को भी पसंद करेंगे?
नहीं, डिफेंसिव पसंद करेंगे। अगर आप अब तक का रुझान देखें मार्केट का, तो कहीं ना कहीं ब्रिटानिया है या फिर मैरिको है या आईटीसी है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। तो हमें लग रहा है कि आज का दिन जो है वो थोड़ा डिफेंसिव और सीमेंट शेयरों के लिए बहुत ही तगड़ा रहेगा। हमें लग रहा है कि जिस तरीके से अभी जो 15 मिनट की मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अल्ट्राटेक सीमेंट या फिर जेके लक्ष्मी सीमेंट या फिर एसीसी, तो हमें लग रहा है कि आज थोड़ा डिफेंसिव के साथ ये भी चलेंगे गोइंग फॉरवर्ड इन द सेकेंड हाफ। तो डेफिनेटली लूपिन को भी एक करंट लेवल के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है, ओनली फॉर द डेट। एक बार मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज वापस से दिखाना चाहता हूँ। देखिए रिजल्ट्स का इम्पैक्ट कैसे शेयर को, बड़े से बड़े शेयर्स को बांध देता है, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर को देखने पे मिल रहा है। इसके अंदर मोमेंटम कुछ नहीं हो रहा, वही 3-4 रुपये ऊपर, 3-4 रुपये नीचे, 3-4 रुपये ऊपर, 3-4 रुपये नीचे बाजार खुलने के बाद। एक बार जरा HUL भी दिखाएं। HUL ने थोड़ी सी अपनी गिरावट को कैप करने की कोशिश कर रहा है। जो शुरुआती झटका लगा है वो एक बार रुका है। तो आपको ना थोड़े रिजल्ट्स वाले शेयर में थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। ये कैप करने की कोशिश करने का मतलब कि अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है कि 2-2.5% की गिरावट दिखा के मैं रोक दूँ। आपको अभी थोड़ा मेरे को जो स्क्रीन पे दिख रहा, अच्छा एक बार निफ्टी भी एक बार ज़रा दिखाइए आपको। मैं कोई एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, बिना निफ्टी के देखे नहीं होगा। निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना आप, है ना, फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। पहले ये निफ्टी दिखाओ। ये देखो 45 पॉइंट हो गया, ये 70 से 45 हुआ है। शुरुआत में एथिकली अपने आप को बचाना चाहिए था। जब आपको रिलायंस तो हेल्प कर ही रहा है ना, तो आपको बचाना चाहिए, बट नहीं हो रहा। आप ये फ्यूचर की प्लेट देख रहे हैं, 1% का ओपन इंटरेस्ट है, प्राइस एक्शन करीब आधे % के आसपास का भी नहीं अभी बना। तो प्राइस एक्शन अभी ड्यू है, अभी आना बाकी है। ओपन इंटरेस्ट ठीक है सैटरडे के हिसाब से भी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शुरुआत में भी OI चेंज 1% का आ जाएगा, मेरे लिए आधा % होना चाहिए था, बट अभी प्राइस एक्शन ड्यू है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा निफ्टी अपने आप को हील करे। प्रॉब्लम हुई पता है क्या है, कल ना बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी नहीं चल पाया, और आज निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी नहीं चल पा रहा है। तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट का एक पार्ट हो रहा है। ये तो शॉर्ट्स को कवर करवा रहा है, और आप परसेंटेज भी ज़्यादा देख पा रहे होगे, अपनी स्क्रीन पर देखा होगा आपने। देखते हैं इंडाइसिस से अगर आप हट के स्टॉक्स चुनोगे ना, तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे फिलहाल के लिए, आज के लिए। तो अगर आपने हमारी बात सुन के कल परसों में निफ्टी प्लस की हुई, तो होल्ड करना। आपके अच्छे रेट आए हुए हैं, आपका ट्रेड ग्रिप में आ चुका है, सौदे को आगे तक लेके जाएंगे। देखते हैं क्या होता है आगे। आगे बढ़े कुछ एक और शेयर्स जहाँ पर आज मार्केट का मोमेंटम काफ़ी फास्ट है। LICI, ये LIC इंडिया वाला, हाँ एक बार ज़रा वो दिखाइए श्रीकांत, एक बार चेक करेंगे LICI। बिल्कुल, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम है और मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक वैसे काफी चल चुका है। 820 वाला 910 920 आ चुका है, तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशंस बनानी है तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है। अगर कोई करेक्शन अगर आता है, लेट्स से 890 895 यानी से 20-25 रुपए का अगर करेक्शन आता है, तो इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है 870 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट्स है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें बने रहें, क्योंकि एक तो PSU स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना है, इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इसकी फेयर वैल्यू को भी देखें तो 1050 के करीब की फेयर वैल्यू ऑलमोस्ट सभी ब्रोकरेज फर्म्स की है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे होल्ड करें, होल्ड रखें, और अगर कोई करेक्शन आता है तो इसमें ट्रेडिंग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ठीक है, डन। मितेश, आप हमारी एक हेल्प कर सकते हैं, एक अपना सिस्टम और मेथड जो भी इससे भी आप कैलकुलेट करते हैं, मेरे को आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि HDFC बैंक का क्या बेस बन रहा है। मैं इसलिए पता करना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी सारे नए लोगों को भी एंटर करना होता है। देखिए हम टीवी पे ना हज़ारों बार ये बात बोलते हैं, गेस्ट भी बोलता है, जब भी अच्छा शेयर नीचे मिले तो फिर प्लस करना। अरे नीचे कैसे मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा। रिजल्ट आया, शेयर नीचे आ गया, हमको मिल रहा है। अगर ये बेस बन गया तो मैं आज से ही शुरू करूं या फिर मेरे को थोड़ा और रुकना चाहिए। मैं एक इन्वेस्टर के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। नहीं, डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। रीजन बिंग इज दिस दैट के डेली चार्ट के ऊपर जो गिरावट है, जो वीकली चार्ट के ऊपर पैन आउट हुई है, वो अभी यही दर्शाती है कि बॉटम फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। और उसका प्रिलिमिनरी रीजन डीपी जी ये है कि जो फॉल आया है विद वॉल्यूम आया है। सो ये डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, और यहाँ पे जो वीकनेस है वो परसिस्टेंट रहेगी। तो जल्दबाजी न करें। हम हमेशा हमारे क्लाइंट्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि शेयर को थोड़ा महंगा खरीदेंगे तो चलेगा, लेकिन एक बार बॉटम फॉर्मेशन, एक बार
प्रॉपर कंफर्मेशन आने दें। तो जरूरी नहीं है कि 1470 पे या करंट लेवल पे हम खरीदें, 1500 पे भी खरीद सकते हैं, 1550 पे भी खरीद सकते हैं, लेकिन वहां पे जो है वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत प्रॉपर हो जाएगा और सिस्टम और मेथड या कोई भी चार्ट जो भी आप फॉलो कर रहे हो वहां पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा। तो एडवाइजेबल है वेट एंड वॉच। हमारे हिसाब से बॉटम फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुए और ट्रेंड रिवर्सल अभी नहीं आया है। तो वी रिक्वेस्ट टू वेट एंड वॉच फॉर द स्टॉक। इनफैक्ट धनलक्ष्मी बैंक देखिए आज फिर से 9.9% की तेजी के साथ, एक बार के लिए तो मुझे स्क्रीन रिफ्रेश करनी पड़ी कि क्या कल का ही प्राइस फ्रीज हुआ है। 9.5-10% की मूव कल भी थी, आज भी है। 2 दिन में जोर से चल चुका है। हालांकि पोजिशनल टारगेट 75 तक के संजीव बसीन जी ने दिए थे, लेकिन जिस तरह से ये मूव दिखा रहा है, धनलक्ष्मी बैंक, डीसीबी बैंक, पीएनबी बैंक भी आप लोगों ने दोनों ने रिकमेंड किया आज। मितेश, एक बार मिड कैप पीएसयू बैंक्स पे कहां आपके सिस्टम मेथड फास्ट पेस ग्रोथ दिखा रहे हैं? जहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरप्राइज करेगा मार्केट, पहला है पिकिंग ऑर्डर्स में, हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। हमें लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन लोअर लेवल पे हो रहा है, वी आर ऑफ द व्यू कि बहुत ही जल्द स्टॉक जो है वो 280 टू 320 के लेवल्स बताएगा। और पंजाब नेशनल बैंकिंग सेकंड पिकिंग ऑर्डर में 100 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, जहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया था एवरी टाइम, वो अभी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्रॉस होगा। होपफुली आज 100 के ऊपर क्लोज आए हम लोग। तो ये कोई पंजाब नेशनल बैंक में भी 150 टू 180 के बहुत एग्रेसिव टारगेट बहुत जल्द आ सकता है। तो अगर 1 से 3 क्वार्टर में जब मार्केट में कोई क्लियर कट व्यू नहीं है, पीएसयू, ये दोनों पीएसयू बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट में आपके पोर्टफोलियो में रखना एडवाइजेबल रहेगा। ठीक है, बैंक्स में पीएसयू बैंक भी और लार्ज कैप में आप कोटक बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, बैंक्स तो ऑफ कोर्स एक बैकबोन है इकोनॉमी की, और इस वक्त आप देखें तो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स अच्छे चल भी रहे हैं, तो बैंक्स और फाइनेंस पर तो आपको नजर बना के रखनी ही चाहिए। लेकिन आज मोमेंटम कौन से स्टॉक्स में है? ऑफ कोर्स एक बार फिर से पेपर स्टॉक्स में आज आपको फिर से मोमेंटम दिख रहा है। इनमें प्राइस हाइक की एक ट्रिगर थी पिछले 2 हफ्ते से हम बता रहे हैं, और स्टॉक्स अच्छी मूव पे है भी। कोई काउंटर जो आप यहाँ से सोनी रेकमेंड करना चाहें ऐड करने के लिए? हम देखेंगे सिंस टॉकिंग अबाउट द जेके पेपर इनफैक्ट मैं अभी जस्ट चेक ही कर रही थी टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पे, और एक ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है 442, और नीचे में इनफैक्ट सपोर्ट अच्छा है। सो अराउंड 420 के आसपास आप यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं, डिप मिले तो आप एंटर कर सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग मल्टीपल सपोर्ट्स बने हैं 400 और 390 के अंदर। सो आई थिंक दैट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि आपको जितना डिप मिला वहां पे एंटर कर सकते हैं। 390 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। पोजिशनली स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, 450 460 के रेंज में भी जा सकता है। एक और दूसरा स्टॉक है जो अभी एक अच्छा लग रहा है, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया में हम देखेंगे तो पोजिशनली काफी एक टेक्निकल चार्ट्स पे एक आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस आज दे रहा है, एंड स्टॉक आज एक अच्छे लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है जहां पे उसकी रेजिस्टेंस हुआ करती थी अराउंड 390। सो कोल इंडिया यहाँ पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑन एनी डिक्लाइंस अप टू 385 आप ले सकते हैं। 380 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, और टारगेट है 400 410। कुछ शेयर आप देखोगे ना तो आपको स्क्रीन से देख के ऐसा लगेगा ये शेयर कभी रुकेंगे भी। जैसे आप रेलवे स्टॉक्स के मैं आपके सामने बात रख रहा था, ऐसा एक और शेयर है जो मेरे को कभी समझ में नहीं आया। मैं उस शेयर के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को ये जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन ये क्या दौड़ता है। उस शेयर का नाम है हुडको। आज फिर से 10% ऊपर है। आप इसका सिर्फ मंथली, इसका ईयरली चेक करा दीजिए। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में शेयर होना ही चाहिए, या था तो उनका जैकपॉट है। और हुडको को लेके जिन्होंने भूला है उनका तो खैर मज़ा ही आ गया होगा। एक बार ज़रा स्क्रीन पर आप हुडको दिखाएंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक शेयर है यस ये वाला, आज 10%। इसका मंथली और दिखाओ और इसका ज़रा ईयरली भी दिखाओ, 52 वाला भी दिखाओ साल का, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये इसका 1 मंथ है जी, 65%। दिखाइए ज़रा इसका ईयरली भी दिखा दो आप, ईयरली, ईयर का कितना है, ठीक है। ये देख लो आप ईयर, 250%। ये शेयर आज से ठीक 1 साल पहले 41 रुपये का था, आज इसकी कीमत 175 रुपये की है। इसी तरह से एक और शेयर दिखाता हूँ, मेरे को लग रहा है वो भी नहीं रुक रहा है। उस शेयर का नाम है ITI,
एक बार हमने आपको इसके कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी दी थी कि ये कंप्यूटर बना रहे हैं और दूसरा ऐसे डेस्कटॉप क्रिएट कर रहे हैं कि आगे चल के ज़्यादातर सरकारी ऑफिस में इन्हीं के ही लगेंगे। इसका मंथली, इसका टुडे 7%, मंथ भी दिखाओ इसका, और इसका भी ईयरली दिखा देना आप। तो ऐसे शेयर्स ना भाई जल्दी जल्दी पकड़े नहीं जाते, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो पूरी ड्राइव लेनी चाहिए। एक मंथ 26%, अब ज़रा साल का भी दिखा दो, 1 साल का भी, 1 ईयर का भी। ठीक, क्या इसी कड़ी में HFCL के बारे में थोड़ी देर पहले आपको सर बता भी रहे थे, ये भी देखो 250% है। ये शेयर 87 रुपीज़ का था 1 साल पहले, आज 365 रुपये का है। ठीक है जी, इंजीनियर्स इंडिया भी ऐसे कुछ कुछ कमाल करने की तैयारी कर रहा है। एक बार आप उसका इंजीनियर्स इंडिया का भी एक बार सिर्फ सालाना दिखाना। एक काम करते हैं, इंजीनियर्स इंडिया का भी करते हैं डिस्कशन, ज़रा 1 मिनट रोक के रखना भी, इस पर करते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। पहले जरा ऑप्शंस का चैंपियन पता करवाते हैं आपके लिए। जैन साहब बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपके ऑप्शंस काफ़ी अच्छे चलते हैं। रिसेंटली मेरे को ध्यान है आपने एक बैंक पे, एक गैस स्टॉक पे भी दिया, सीमेंट पे भी दिया था, और दोनों सेक्टर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। आज आप कौन सा ऑप्शन लेके आए हैं सर? मॉर्निंग डिम्पी जी, बिल्कुल। देखिए कल हमने IRCTC पे भी कॉल ऑप्शन दिया था, ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया वहां पर भी। कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन ये एक स्टॉक है जहां पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिला कल के सेशन में। आज की सेशन में फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में एट द मनी का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। 880 का कॉल जो फिलहाल 15 रुपीज के आसपास चल रहा है, 15 रुपए पे, इसे लॉन्ग करना होगा 11 रुपए के स्टॉप लॉस से। 25 रुपए का टारगेट होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज देखिए तो लॉट साइज इसकी 1000 है, 4000 का रिस्क होगा, और ऊपरी स्तर ऊपर अगर टारगेट मीट होते हैं 25 रुपए के तो 10,000 रुपए तक के रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। अंडरलाइन की बात करें तो एक रिवर्सल काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे 900 के पार ही काउंटर जाने की तैयारी कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे जनवरी सीरीज का टारगेट 900 रुपए का ध्यान में रख के चलना होगा, और कॉनकॉर में 880 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऑप्शन लीव नहीं करेंगे सर। मैंने अगला शेयर ढूंढ ही रखा था कि मैं कॉन्कोर एक बार ज़रा पता करूंगा, और आपने कॉन्कोर पे ही कॉल दे दी। एग्जैक्टली वही जो मैं सोच रहा था कि बाय कॉल आएगी, और बाय ही कॉल आई है। एक बार ज़रा प्लेट वापस से दिखा दीजिए, रिस्क रिवॉर्ड आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कॉन्कोर उन सरकारी कंपनीज़ में से जो अभी बहुत नहीं चली हैं, तो इसलिए ये चलने की कैपेसिटी रखते हैं। प्लेट एक बार वापस से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये देखिए मुनाफा इसमें आपको 10,000 लिखा, लॉस 4,000 लिखा है, तो रेशो 1:2.5 है, यानी कि 2.5 गुना होगा आपको प्रॉफिट। हाँ, तो आप इसको नोट करके रखिएगा। 14 रुपये का आप डाल दीजिए, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। 25 रुपये का टारगेट है। इंजीनियर्स इंडिया पे बस मेरे को एक टेक लेना, फिर प्रियंका अपने सवाल आपके सामने रख देंगे। अभी इंजीनियर्स इंडिया एक बार सोनी, एक बार ज़रा आपसे व्यू पॉइंट चाहिए। जैसे हमने ITI को चलते हुए देखा 250%, जैसे हमने हुडको को चलते हुए देखा 250%, इसका भी एक बार ज़रा आप ईयरली लेके आइए 52 वीक वाला। ये भी क्या और अचीव करेगा इंजीनियर्स इंडिया? इसमें स्टीम बाकी है? जी डिम्पी जी, इसको अगर हम थोड़ा मंथली चार्ट्स पे एनालाइज करें तो काफी अच्छे सपोर्ट बने हैं। एक 230 के करीब एक सपोर्ट है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 270 के आसपास बन रहा है, जहां से अभी लग रहा है कि इमीडिएटली एक बार 270 को टेस्ट करेगा। सो ऑलरेडी जिन्होंने ले रखी है 230 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दे, 270 के लिए होल्ड कीजिए। 270 के आसपास आए तो एक बार पार्शियल बुक कर देना चाहिए। उसके ऊपर अगर वो जो सस्टेन करेगा वो एक काफी फ्रेश मंथली ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे से आएगा, एंड उसके ऊपर आप देख सकते हैं 310 लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। सो इसको एक बार होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, 270 पे पार्शियल बुक कीजिए, देन वेट कीजिए उसको ऊपर ब्रेकआउट आने के लिए, उस पे इंतजार कीजिए, देन आपको अच्छा एक रैली मिलेगा अप टू 300 लेवल्स। ठीक है सोनी, अच्छे से आपने हमको गाइड कर दिया कि एक्चुअली इंजीनियर्स इंडिया के अंदर हमको क्या करना चाहिए। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का है। जब ब्रेक पे जाएं उससे पहले आपको मैं जरा एक और चीज़ बता देता हूँ। स्विट्ज़रलैंड में दावोस चल रहा है, और दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है 2024, और वहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स काफ़ी पहुँचे हुए हैं। उनको लुभाने के लिए महाराष्ट्र ने भी शिरकत की है। दावोस में खुद महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे मौजूद रहे, उनसे खास बातचीत की टाइम्स नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर मिहिर भट्ट ने। आइए आपको उस बातचीत की एक झलक दिखाते हैं।
हम इस वक्त है दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे हमारे साथ हैं। एकनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नेटवर्क में। महाराष्ट्र का प्रेजेंस यहाँ दावोस में जो है उसे लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है। आज सुबह आपने भी कांग्रेस में सेशन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कांग्रेस में, कैसा था आपका अनुभव? बिल्कुल अच्छा था। यहाँ पर आने के बाद बिजनेस तो होता है, एक अच्छा फोरम है, महाराष्ट्र को बहुत फेवरेबल रहा है क्योंकि कल और आज लगभग 46 बिलियन के एमओयू साइन हुए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि महाराष्ट्र ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए और लोगों को कोऑपरेशन चाहिए और ह्यूज पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शुरू है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, स्किल मैन पावर है, इसलिए लोग चाहते हैं कि एक पूरी इकोसिस्टम जो है महाराष्ट्र में है और इसलिए अच्छा अनुभव रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जिनके साथ आपकी मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग्स भी काफ़ी हुई हैं, तो इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आगे जाके, क्या और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा महाराष्ट्र में? बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि वो तो सब लोग जानकारी लेते हैं कि कैसी पॉलिसी है महाराष्ट्र की इंडस्ट्री के बारे में, कौन से सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। तो अभी तो हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह प्रो इंडस्ट्री है और फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री, ऐसे हमारी पूरी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, हमारे मिनिस्टर है, वेरी कोऑपरेटिव है, वेरी प्रैक्टिकल है, तो फास्ट ट्रैक पे परमिशन मिल जाती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, लैंड है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू है। महाराष्ट्र में एफडीआई नंबर 1 पे है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जीडीपी में महाराष्ट्र बड़ा कंट्रीब्यूटर है और हम लोग तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे काम कर रहे हैं, इसलिए तेजी से डेवलपमेंट भी हो रही है, इसका भी फायदा है हमें। 10 बजने को हैं इस समय और लेकिन मार्केट के अंदर क्या जो ओपनिंग की स्ट्रेंथ थी ना, उसके बाद बाज़ार को वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू नहीं हो रही है। यहीं से ही सब बस मेरे को दिक्कत होती है कि आप जोर से चलाओ बाज़ार को, तभी तोड़ेगा बाज़ार रेजिस्टेंस को, नहीं तो रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा और सपोर्ट भी नहीं तोड़ेगा। अब आप देखो निफ्टी की ही वजह से ही बैंक निफ्टी को आज नीचे आना पड़ा, नहीं तो मैं आज आपको वेटेज बताऊं, अगर आप मेरे से निफ्टी का वेटेज पूछेंगे ना तो निफ्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी HDFC कर रहा है और बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट सबसे ज़्यादा HDFC कर रहा है, जिसकी वजह से बाज़ार नीचे आया, बताया ये जा रहा है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप अभी उतने लेवल पे नहीं खड़े हैं जिस लेवल पे आपको कम से कम, अच्छा आप बढ़ते नहीं, कम से कम आप गिरते भी तो नहीं अब, लेकिन आप नीचे भी आते हो, तो इसलिए ना कन्विक्शन लेवल कम हो जाता है। स्टॉक्स का बहुत अच्छे से सिलेक्शन करो। बोलोगे कि आपके सर मैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करता, अरे भाई साहब आप ट्रेड तो नहीं करते, लेकिन आपके शेयर में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल तभी आएगा जब निफ्टी और बैंक निफ्टी भी चलेंगे, नहीं तो अपने शेयर को सिर्फ अपनी ताकत से चलना पड़ेगा, जैसे ITCI, हुडको या इस तरह के कुछ एक शेयर चल रहे हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया का स्ट्रक्चर आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक बार जरा ये भी पता करवा लेते हैं मितेश पंचाल से। मितेश, थोड़ा व्यू पॉइंट ऐसा देना कि 1 क्वार्टर तक रख पाएंगे हम। देखिए कोल इंडिया में जो है वो रैली जो शुरू हुई थी अराउंड एक कंसोलिडेशन के बाद, अगर आप वीकली चार्ट देखें तो नवंबर महीने में ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनाया था सेम रेंज में, इन द रेंज ऑफ 350 टू 360। उसके बाद जो 360 के ऊपर जो एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड मिला है वो सस्टेनेबल है। आपने 1 क्वार्टर की बात की है, मेरे हिसाब से 420 से लेके 450 का टारगेट 1 क्वार्टर में आ सकता है, क्योंकि जो रिसेंट हाई है 395.85 का, उसके ऊपर क्लोजिंग वीकली बेसिस पे ऊपर डेफिनेटली 1 या 2 वीक में स्टॉक देगा। तो हमको लग रहा है कि यहाँ से डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्सल है। 420 से लेके 450 का टारगेट अगले 1 क्वार्टर में आ सकता है। दो शेयरों को देख के ऐसा लगता है कि वो राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसे ही है। एक है ITI और उसका एक छोटा भाई है MMTC भी। जिस दिन भी आप ITI को चलते देखे ना, जैसे आज मेरे से मिस हुआ है, आप भी ऐसे मिस ना किया कीजिएगा। आज मेरे से मिस हो गया, मैं कहीं और मैं किसी और शेयर्स की तरफ ध्यान था। ITI जैसे से चल रहा था ना वैसे से MMTC भी चला, और अब तो परसेंटेज में MMTC ITI से ज़्यादा हो गया। आप देख रहे हो सेम टाइमिंग है। अगर आप दोनों के चार्ट एक साथ दिखा सकते हो, आप दोनों के चार्ट एक साथ दिखाओ।
अच्छा, दोनों अलग अलग कंपनी हैं बाय द वे, मैं आपको बता दूं। एक कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है और एमएमटीसी तो ट्रेडिंग कंपनी है। इसका काम तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है। इसका काम तो बाहर का सामान इंडिया में और इंडिया का सामान बाहर लेके जाना है। खासकर ये एमएमटीसी आपकी जो सिल्वर और गोल्ड की ट्रेडिंग बहुत अच्छा करवाता है। अगर आप दिवाली पे कभी सिक्का वगैरह लेते हैं तो एमएमटीसी के सिक्के मिलते हैं मार्केट में, जिसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी होती है। ये दोनों का बिजनेस अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही टाइम पे एक जैसा ही चलते हैं। एमएमटीसी में आपको एक बार ज़रा चेक करवाता हूँ। जय पटेल ज़रा चेक कीजिए तो एमएमटीसी में दम है आज। डिम्पी जी, तो पहले एक मैं अपडेट देना चाहता हूँ। थर्सडे को वैभव ग्लोबल मैंने दिया था अराउंड 437 के प्राइस पर। आज के दिन में भी काफी अच्छा चल रहा है। 520 का लेवल आ गया। सो 2 दिन में काफी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक में भी दिखा, और ऐसे ही स्टॉक्स जो जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड है वहां पर भी ऐसे ही मूवमेंट आ रही है। अभी आपने बात की एमएमटीसी की, एमएमटीसी में भी रैली मुझे लग रहा है अभी भी पेंडिंग है। जो चलना चाहिए था अभी भी नहीं चला। 87 तक के टारगेट मुझे लग रहा है एक दो महीने के अंदर आ सकते हैं डेफिनेटली। सो 87 वुड बी समथिंग आई वुड लुक फॉर बाइंग एज अ स्विंग ट्रेड के लिए। एमएमटीसी को डेफिनेटली बाय करके जाऊंगा। एक ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन का, अगर हम देखने जाए तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन रहा था डेली चार्ट पर, उसका ब्रेकआउट आया। काफी समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा था, तो 9 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने अपसाइड दिखाया। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बस बन रहा है और डेफिनेटली बाय करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग। वैसे तो आज इसमें 10% का सर्किट है, लेकिन ये 87 जाने के लिए इसको नेक्स्ट डे भी सर्किट फिर से लगाना होगा, यानी कि चलना होगा। हाँ, तो अभी आज 10% का है, 75 पे आके रुक जाएगा, 74 पे 90 पैसे पे, ऑलरेडी 73 पे आ चुका है। तो इसलिए किसी को आज लग रहा है कि भाई मैं आज सर्किट से की तरफ जाने वाले शेयर्स में क्यों लूँ, तो अपना फैसला फिर खुद ले लेना। हाँ, आपको अगर कल मंडे लेना तो फिर आप ट्यूसडे लेना हो तो फिर आप ट्यूसडे भी लेना। क्लियर? तो एमएमटीसी लेकिन स्ट्रेंथ है, पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सर वैभव ग्लोबल के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई। जिस दिन आपने शेयर दिया मैंने उसी दिन भी आपको बताया था कि जय पटेल आपने बढ़िया शेयर दिया हमको। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सोनी पटनायक भी रहेंगे, मितेश भी रहेंगे, श्रीकांत भी होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत लौट रहे हैं।